सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच अर्जुना नीट 2.0 के अंदर। फटाफट बता दीजिए अगर मेरी आवाज आप सभी लोगों को प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है, अगर मैं आप सभी लोगों को ठीक तरीके से दिखाई दे रहा हूं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन अप। और आज हम लोग खात्मा करने वाले हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू का। इस टिश्यू ने हमारा काफी टाइम लिया है, लेकिन हमने चीजें बहुत बारीकी से समझी हैं और आपको इस टिश्यू की स्टडी का जो फायदा है वो काफी सारे और चैप्टर्स में मिल रहा होगा। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, एंड आगे जो हम टिश्यूज पढ़ने वाले हैं उनका फायदा आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर्स में देखने को मिल रहा होगा। सभी लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट से लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए जिससे हम इस सेशन को शुरू कर पाए। आपकी चैट मैं थोड़ी सी फास्ट कर देता हूं। बारिश हो चुकी है दिलों की। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, हम टिश्यूज में टाइम लगा रहे हैं और हम टिश्यूज में टाइम लगाएंगे, है ना। मैं आपको पहले ही उसका रीजन बता चुका हूं। मैं आपको एक बार टेक्निकली और समझा देता हूं मेरे दोस्त। अब जैसे आप कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू आज हम शुरू करने वाले हैं। कनेक्टिव टिश्यू में जब आप पढ़ रहे होंगे ब्लड, तो ये ब्लड आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में नहीं पढ़ना पड़ेगा, या जस्ट इसका एक रिवीजन लेना पड़ेगा। मैं आपको इसी चैप्टर की स्लाइड्स दिखा करके रिवीजन करवा दूंगा। सेकेंडली, जब हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे, यानी जब हम पढ़ रहे होंगे अबाउट मसल्स, है ना, तो ये चीज आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में देखने को मिलेगी। जब हम यहां पर पढ़ रहे होंगे द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या फिर नर्वस टिश्यू के बारे में, तो ये आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में एज इट इज देखने को मिलेगा। और जब आप कनेक्टिव टिश्यू में ही पढ़ रहे होंगे यहां पर बोन, तो ये चीज भी आपको बोन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद करेगी इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। यानी कि यहां पर अगर आप 2 लेक्चर्स फालतू लगा भी देते हैं तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में 3-4 लेक्चर का एडवांटेज मिल जाएगा। यानी आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। बाकी फिजियोलॉजी के चैप्टर्स आपके फास्ट पेस हो जाएंगे और यहीं पे अगर आप टिश्यू को डीपली समझ लेते हैं तो आगे आने वाले सारे चैप्टर्स आपको इजीली समझ में आएंगे। आप चीजों को लिंक कर पा रहे होंगे। तो मैं जो भी कर रहा हूं वो आपके भले के लिए कर रहा हूं, ये बात हमेशा याद रखिएगा और पूरा सपोर्ट करिएगा, बिकॉज आपकी अच्छी परफॉर्मेंस में ही मेरी ग्रोथ छुपी हुई है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करके आएंगे तो, और उसके लिए हमको थोड़ा सा सिनर्जिकली एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। मैं जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप उस सीक्वेंस में चीजों को समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और याद करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू क्रैक ऑल द एग्जामिनेशंस। और जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे किसी भी किताब के, किसी भी टेस्ट सीरीज के, यू विल बी एबल टू सॉल्व देम वेरी वेरी इजीली, है ना। इसीलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर का डेटा भी हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हुए चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या समझ लिया था उसका मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं, क्योंकि आज मैं आपको एपिथेलियल टिश्यू खत्म होते ही एक लार्ज रिकैप देने वाला हूं। पूरा रिवीजन करवाने वाला हूं एपिथेलियल टिश्यू का, सारे के सारे एग्जांपल्स के साथ। तो जब रिवीजन करना ही है आधे घंटे बाद, तो अभी अपना टाइम खराब नहीं करते, आपको सिर्फ एक जनरल अकाउंट में दे देता हूं। मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार के टिश्यूज हैं जिसने दुनिया के सारे एनिमल्स की बॉडी बनाई है। 4 से ज्यादा प्रकार के टिश्यूज नहीं है। मैक्सिमम किसी भी एनिमल में 4 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हो सकते हैं। हम सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में से आते हैं, तो हमारी बॉडी में भी 4 प्रकार के टिश्यू हैं। हमारी कवरिंग और लाइनिंग बनाने वाले एपिथेलियल टिश्यू, बाकी सारे टिश्यूज को सपोर्ट और कनेक्ट करने वाले कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू जो हमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी मूवमेंट्स में हमें चलने फिरने में मदद करते हैं, एंड आपका नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी का जो कमांड सेंटर है वो क्या है? आपका ब्रेन। तो ब्रेन किससे बना हुआ है? आपका नर्वस टिश्यू से बना हुआ है, जो आपकी पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अब इन 4 टाइप्स के टिश्यूज में से हम पहले टाइप के टिश्यू को ही पढ़ रहे हैं, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। हमने बताया कि यह टिश्यू भी 2 टाइप के होते हैं। अगर सिर्फ एक सेल की लेयर पाई जा रही है तो आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और मल्टीपल लेयर्स अगर पाई जा रही हैं, एक सेल की लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, 5वीं लेयर, तो आपका इसे हम क्या कह रहे होंगे? इसको हम कह रहे होंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के तो सारे के सारे टाइप्स और एग्जांपल्स हम लोग कर चुके हैं। हमने सिंपल स्क्वैमस को भी देखा जहां पतली पतली टाइल जैसी सेल्स थी। हमने क्यूबॉइडल को भी देखा जहां पर आपके क्यूब लाइक सेल्स थे। हमने कोलमनार को भी देखा जहां लंबे लंबे खंबे जैसे कोलमनार सेल्स थे। लेकिन अब हमें कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में चर्चा करनी है। तो क्या हमें बेसिक बातें पता है ना? बेसिक बातें पता है।
बेसिक बातें कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में क्या है, हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, है ना। बेसिक बातें क्या है, अगर मैं यहां पर लिखूं पहला पॉइंट कि कंपाउंड एपिथेलियम जो है ये आपका कंटेन करता है मैनी लेयर्स ऑफ सेल, इट कंटेन्स मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स। क्या ये बात सही है, यस या नो लिखिए भाई। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सेल की एक लेयर पाई जा रही थी, लेकिन क्या यहां पर बहुत सारी लेयर्स पाई जाएंगी, बिल्कुल पाई जाएंगी। अगर आप एक डायग्राम बनाना चाहें तो आप डायग्राम बना सकते हैं कि भैया ये है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है दोस्त, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो दिस इज योर कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज योर बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके ऊपर क्या पाया जाएगा, आपका एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं यहां पर कह रहा हूं कि एपिथेलियल टिश्यू की मल्टीपल लेयर्स पाई जाएंगी, करेक्ट, क्योंकि यह है कंपाउंड एपिथेलियम, तो मल्टीपल लेयर्स पाई जाएंगी। तो यहां पर आपका हम लोगों ने क्या बना दिया, पहला लेयर बना दिया, और यह पहला लेयर जो है यह यूजुअली कोलमनार सेल्स का होता है, क्यूबॉइडल सेल्स भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली आपको ये कैसे सेल्स देखने को मिलेंगे, कोलमनार सेल्स देखने को मिलेंगे, आपके कोलमनार सेल्स देखने को मिलेंगे। कोलमनार सेल्स की पहचान क्या है, आपका बेजल न्यूक्लियाई पाया जाएगा यहां पर, तो थोड़ा नीचे की साइड हम लोग न्यूक्लियस बना देते हैं, ये आपकी क्या हो गई, बेजल लेयर हो गई। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने और सेल्स की लेयर बनानी है, तो यहां पर और सेल्स की लेयर हम लोगों ने कैसी बना दी, थोड़ी सी पॉलीगोनल बना दी, पॉलीगोनल जिसकी मल्टीपल साइड्स हो, है ना, पेंटागन हो सकती है, हेक्सागन हो सकती है, इसी हिसाब की लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी। ये हम लोगों ने लेट से पेंटागन बना दिया है ना, तो बीच में आपके पॉलीगोनल सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। ये आपकी सेकेंड लेयर हो गई। इसके ऊपर मानिए आपने थर्ड लेयर भी बना दी, है ना, इसके ऊपर समझ लीजिए आपने थर्ड लेयर भी बना दी, तो ये आपकी लेट से 3 लेयर है। आप ज्यादा भी बना सकते हो, लेकिन बात यह है कि टाइम पास करने का क्या ही फायदा है। आपको समझ में आ रहा है कि मोर देन आपकी 1 लेयर यहां पर देखने को मिल रही है, तो यहां पर हमने रेफरेंस के लिए 3 लेयर ले ली। ठीक है, इन 3 लेयर्स के ऊपर जो आखिरी लेयर होगी, सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, ये स्क्वैमस भी हो सकती है, क्यूबॉइडल भी, कोलमनार भी, ये कैसी भी हो सकती है। यहां पे रेफरेंस के लिए हम लोगों ने पतली बना ली है, यानी आपकी स्क्वैमस बना ली है। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने क्या बना ली है, पतली है रे भैया पतली, मेरी जान कसम है पतली, है ना। हम लोगों ने क्या बना ली है, पतली लेयर बना ली है, बिल्कुल बना ली है सर। यहां पर इसको अगर हम लेबल करना चाहें तो कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। ये क्या है, आपकी बेजल लेयर, ये है आपकी बेजल लेयर। बेजल लेयर देखने से कैसी है, एक बार फटाफट बताइए चैट सेक्शन के अंदर लिख करके, बेजल लेयर दिखने में कैसी है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल या कोलमनार, जनरली कैसी होगी, आपके बेजल न्यूक्लियाई दिख रहे हैं यहां पर, है ना, तो आपका क्या हो गया यहां पर, जनरली कोलमनार, जनरली कोलमनार, जनरली कोलमनार सेल्स यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर की जो मल्टीपल लेयर्स हैं, इनको आप क्या कह रहे हैं, इनको आप कह रहे हैं इंटरमीडिएट लेयर्स, इनको आप क्या कह रहे हैं, इंटरमीडिएट लेयर्स, इनको आप इंटरमीडिएट लेयर्स कह रहे हैं, है ना। ये आपकी 3 लेयर्स है यहां पर, है ना, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। इंटरमीडिएट लेयर जो है ये है पॉलीगोनल, पॉलीगोनल, है ना। पॉली का मतलब बहुत सारी, गोनल का मतलब होता है साइड्स, देयरफॉर सेल्स हैव मेनी साइड्स, देयरफॉर सेल्स हैव मेनी साइड्स। किसी सेल में 4 साइड्स होती हैं तो उसको आप स्क्वायर या रेक्टेंगल बोल सकते हो, 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, तो यहां पर आपकी मेनी साइड्स हैं, है ना, यानी पेंटागोनल और हेक्सागोनल सेल्स हो सकती हैं। जैसे यहां पर देखो, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, पेंटागन हो गया। यहां पर क्या बन गया, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, हेक्सागन हो गया। तो यह बन गया आपका पेंटागोनल सेल, और यह बन गया आपका हेक्सागोनल सेल, मल्टीपल साइड्स हो गई सर, करेक्ट। और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसको आप क्या कहेंगे, टॉप लेयर या फ्री लेयर, है ना। सबसे ऊपर वाली जो आपकी लेयर है वो आपकी फ्री होगी, है ना। इसे एपिकल लेयर, फ्री लेयर
या टॉप लेयर कह सकते हैं, है ना, एक ही बात है ना। ये क्या हो सकती है? इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी स्क्वैमस, पतले पतले टाइल लाइक सेल हैं तो यह है स्क्वैमस, क्यूब लाइक सेल हैं, डब्बे जैसे सेल हैं तो इट कैन बी क्यूबॉइडल, एंड लंबे लंबे खंबे जैसे सेल हैं तो इट कैन बी कॉलमनार। और यही जो सबसे टॉप वाली लेयर है ये डिसाइड करती है आपके इस पर्टिकुलर कंपाउंड एपिथेलियम का नाम। अगर समझ लीजिए सबसे ऊपर वाली लेयर स्क्वैमस है तो इसको आप क्या कहेंगे? स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम। अगर सबसे ऊपर वाली लेयर क्यूबॉइडल है ना, ये डब्बे जैसे सेल बने होते तो इसका नाम क्या हो जाता? आपका क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम। और सबसे ऊपर वाली जो लेयर है इसमें अगर कोलमनार सेल्स होते तो इसका नाम क्या हो जाता? कोलमनार कंपाउंड एपिथेलियम। यानी अल्टीमेटली अगर आप देखें तो दिस पर्टिकुलर लेयर, अपर लेयर, decides the name of this compound tissue, of this compound tissue। इसी के बेसिस पे नाम आपका रखा जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए मेरे दोस्त, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आपका दिल दिमाग कहे सिर्फ वही जवाब में लिखना। ये जो आपका मल्टी लेयर्ड टिश्यू है इसका काम क्या होना चाहिए? ये जो आपका मल्टी लेयर्ड टिश्यू है इसका काम क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द फंक्शन ऑफ दिस मल्टी लेयर्ड कंपाउंड एपिथेलियम? क्या होना चाहिए इसका काम? क्या हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है? बिल्कुल पढ़ा हुआ है भाई। आपके जो सिंगल लेयर्ड सेल्स थे अगर वो पतले पतले हैं तो डिफ्यूजन बाउंड्री बना रहे हैं, अगर वो थोड़े मोटे हैं तो सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में काम कर रहे हैं। लेकिन भैया यहां पर बहुत सारे लेयर्स हैं तो क्या ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं। यानी इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है। इनका मेन फंक्शन क्या है भैया? प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन में इनका मेन काम होता है। तो क्या ये सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन करेंगे? बहुत लिमिटेड सा रोल होगा। मेनली सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन सिंपल एपिथेलियम करती है, तो आप ये कहेंगे लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। मुझे एक बात बताइए कि आपकी बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं उनमें से सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी किसकी थी? किस पर्टिकुलर टिश्यू के सेल्स बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं अगर उनमें कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए? समझ लीजिए आप एक लड़की को देखते देखते साइकिल चला रहे हैं, अपने क्रश को देखते देखते साइकिल चला रहे हैं, आगे सुअर आ गया, अचानक से आपने साइकिल सुअर के ऊपर चढ़ा दी, डिसबैलेंस होकर के आप नाली में गिर गए और आपका ये जो ऊपर वाला होठ है ये डायरेक्टली नाली के किनारे पे लग गया और यहां से खून बहने लगा, ऊपर का होठ का पार्ट जो है कट गया मेरे भाई। तो आपका ये पार्ट क्या बहुत जल्दी हील हो जाएगा? बिल्कुल हील हो जाएगा सर, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड अप ऑफ एपिथेलियम। और एपिथेलियम जो है इसके पास हायर रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। अब ये जो आपका टिश्यू है ये क्या कर रहा है? आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ये जो आपका कंपाउंड एपिथेलियम है ये हमारी स्किन में भी पाया जाता है क्योंकि आपकी आउटर लेयर बना रहा है बॉडी की। तो यहां पर अगर आपको कोई इंजरी हो जाए तो जाहिर सी बात है आप उसको बहुत जल्दी जल्दी हील करना चाहेंगे, है ना। उसके लिए क्या होता है, ये नीचे वाली लेयर जिम्मेदार होती है। कभी भी अगर आप कंपाउंड एपिथेलियम को देखें तो सारे सेल्स के पास डिवाइड करने की क्षमता नहीं होती, सिर्फ ये नीचे वाली जो लेयर है इसका प्रोटेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। अगर ऊपर वाली लेयर्स को कुछ हार्म हो जाए तो नीचे वाली लेयर डिवाइड कर करके ऊपर वाले नए सेल्स बना सकती है। तो ये जो है आपका बेसल लेयर, इट हैज ग्रेट कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। इट हैज ग्रेट कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन और यही ऊपर वाले लेयर्स को बनाती है। देयरफॉर दिस लेयर इज कॉल्ड, देयरफॉर दिस लेयर इज कॉल्ड, देयरफॉर दिस लेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटम। स्ट्रेटम का मतलब है लेयर, ऐसा लेयर जो कि बाकी लेयर्स को जर्मिनेट करवा दे, बना दे, इसे कहते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम।
इसे कहते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। स्ट्रेटम का मतलब लेयर, ऐसा लेयर जो बाकी सारे लेयर्स को जर्मिनेट कराने में हेल्प करे, इसे स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहेंगे। एम्स के पीवाईक्यू में यह सवाल पूछा गया था, जब एम्स का सेपरेटली पेपर होता था उस टाइम पर यह बात आपसे पूछी गई थी कि भैया ये जो नीचे वाला लेयर है यही सेल डिवीजन कर करके, यही माइटोसिस कर करके ऊपर वाले सारे सेल्स, ऊपर वाले सारे लेयर्स को गिव राइज करता है। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। करेक्ट। अब यहां से एक शब्द पकड़ो, स्ट्रेटम। स्ट्रेटम का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटम का मतलब होता है लेयर्स। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप एक जंगल में जाते हो तो वहां भी आपको स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलती है। अगर समझ लीजिए आप एक जंगल में घूम रहे हैं तो जंगल में आपको किस प्रकार की अरेंजमेंट देखने को मिलेगी पेड़ों की? ये अगर आपकी धरती माता है, अगर ये धरती माता है तो भैया इस धरती माता के ऊपर क्या उगे हुए हैं? बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं, बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं, राइट? बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं। ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं, क्या ये आपका सबसे ऊपर का स्ट्रेटा बनाएंगे, सबसे ऊपर का लेयर बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे सर। क्या सबसे ऊपर लाइट आकर के सबसे पहले इन पे गिरेगी? बिल्कुल गिरेगी सर, ये आपकी टॉप लेयर है। इसके बाद क्या है सर? आपकी झाड़ियां हैं, है ना? कई सारी झाड़ियां यहां पर उगी रहेंगी जिनको आप क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं। आप इनको कहते हैं श्रब्स। और फिर मेरे दोस्त क्या हो जाएंगी? यहां पर आपकी हरी भरी घासें हो जाएंगी, नीचे की आपकी ग्राउंड वाली घासें हो जाएंगी, इनको आप क्या कहते हैं? हर्ब्स। तो जंगल में भी ऐसे लेयर्स बने होते हैं, है ना? इसको आप क्या कहते हैं? टॉप लेयर। इसको आप कहते हैं टॉप लेयर। इसको आप कहते हैं श्रब लेयर। और नीचे वाले को कहते हैं आप हर्ब लेयर। ये आप 12th क्लास में इकोलॉजी में पढ़ेंगे, है ना? तो आपके क्या यहां पर लेयर्स नहीं बन रहे हैं अलग अलग? बिल्कुल बन रहे हैं सर। ये जो आपकी यहां पर लेयरिंग हो रही है इसको हम क्या कहते हैं? ये जो स्ट्रेटा बन रहे हैं, ये जो लेयर बन रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफिकेशन। इसको आप क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफिकेशन। इसको आप कहेंगे स्ट्रेटिफिकेशन, यानी लेयर्स बन रहे हैं। सिमिलरली यहां पर भी तो मल्टीपल लेयर्स हैं, तो क्या इस कंपाउंड एपिथेलियम को हम लोग स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कह सकते हैं? हाँ या ना? लॉजिकल बात है दोस्त, आपकी मल्टीपल लेयर्स यहां पर बन रही हैं सेल्स की, क्योंकि सिंपल एपिथेलियम में तो एक ही लेयर थी, कोई दूसरी लेयर थी ही नहीं, तो उसका नाम सिंपल था। अब कंपाउंड एपिथेलियम जो है इसमें तो मल्टी लेयर्स बन रहे हैं। अगर मल्टी लेयर्स हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे ना। हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कल वाले लेक्चर में, सूडो स्ट्रेटिफाइड ट्रैकिया का एग्जाम्पल पढ़ा था, जो होता है सिंगल लेयर लेकिन छोटे और बड़े सेल्स की वजह से दिखता है मल्टी लेयर्ड। मल्टी लेयर्ड दिख रहा है तभी तो उसको स्ट्रेटिफाइड कहा। अब यहां पर तो सच के लेयर्स है, तो क्या इसे स्ट्रेटिफाइड कह सकते हैं? यस। इसे क्या स्ट्रेटिफाइड कह सकते हैं? यस। देयरफॉर कंपाउंड एपिथेलियम, देयरफॉर compound epithelium is also called stratified epithelium. Therefore it is also called as stratified epithelium. इसे stratified epithelium भी कहा गया। करेक्ट? यस, इसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहा गया। मेन काम इसका क्या है दोस्त? मेन काम है इसका प्रोटेक्शन। फटाफट मेरे दिल को खुश कर दीजिए और फटाफट मुझे 2 एग्जांपल बता दीजिए जो हमने कंपाउंड एपिथेलियम के पहले से ही पढ़ लिए थे, है ना? मैं जानता हूं कि दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, मैं जानता हूं कि आप लोग प्रॉपर्ली रिवीजन नहीं करते हैं, पर मुझे पता है कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो प्रॉपर्ली रिवीजन करते हैं, और जो बच्चे प्रॉपर्ली रिवीजन नहीं करते उनको मैं दोबारा एंड में पूरा का पूरा अभी तक हमने जो पढ़ा है 4 लेक्चर्स में, आज का लेक्चर इंक्लूड करके वो पूरा रिवाइज करा दूंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा अगर दिमाग में आ रहा है तो मुझे बताइए कि आपका यहां पर कंपाउंड एपिथेलियम का मेन एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पहला एग्जाम्पल है स्किन। जो बच्चे पीसीटी लिख रहे हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना, एक बार ऐसे ऐसे 2-3 थप्पड़ मार लेना भाई। पीसीटी में मैंने आपको बताया था माइक्रोविलाय प्रेजेंट होती है, उसमें मल्टी लेयर्स नहीं है, उसमें आपका क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, वो भी ब्रश बॉर्डर्ड यानी माइक्रोविलाय है उसमें एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए, है ना।
स्किन है, और उसके अलावा क्या है दोस्त, उसके अलावा है डक्ट ऑफ ग्लैंड। पेनक्रियाज में मैंने आपको बताया था बड़े बड़े आपके डक्ट भी है, मोटी पाइप भी है और पतली पतली पाइप भी है। एनसीईआरटी में दोनों साथ साथ लिख रखे हैं कि भाई डक्ट ऑफ ग्लैंड जो है इसमें आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी पाया जाता है, और डक्ट ऑफ ग्लैंड जो है इसमें आपका कंपाउंड एपिथेलियम भी पाया जाता है। पर अगर कोई सिर्फ आपसे बोल दे डक्ट ऑफ ग्लैंड, कोई पूछ ले सवाल नीट में आ जाए कि डक्ट ऑफ ग्लैंड में क्या पाया जाता है, तो आप बड़ी डक्ट को कंसिडर करेंगे। यानी यहां पर आपके दो एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या पढ़े थे, दो एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या पढ़े थे, दो एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े थे स्किन, और दूसरा हमने पढ़े थे डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। जैसे कि आपका कौन कौन से ग्लैंड्स, यहां पर आपका पेनक्रियाज जो है जो कि एक मिक्स्ड ग्लैंड है, हार्मोन भी बनाता है और आपका एंजाइम भी, और इसके अलावा आपका सलाइवरी ग्लैंड जो है इसकी भी हम लोग क्या कह रहे थे, लार्ज डक्ट कह रहे थे। इसकी भी क्या कह रहे थे, लार्ज डक्ट कह रहे थे। स्मॉल डक्ट में क्यूबॉइडल एपिथेलियम था, यह हम बात कर चुके थे। तो ये दो एग्जाम्पल आपको देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आप आराम से अभी ऑलरेडी रिलेट करके बैठे हुए हो। ये बात मैंने आपको पहले ही समझा दी है ना, दोबारा भी समझ लेंगे, लेकिन इतना हमें पहले से पता था तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार एक दो एग्जाम्पल्स तो मुझे पहले से पता है, राइट। यहां तक का मामला नोट कर लीजिए, तब तक मैं आपको एक और बार ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है भाई। मैंने आपको बताया कि कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब है कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम, जिसमें मोर देन वन लेयर्स हो, क्योंकि अगर एक ही लेयर है तो उसको सिंपल कहा जाएगा। तो यहां पे बहुत सारी लेयर होती हैं। अब ये जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है इसमें यूजुअली कॉलमनार एपिथेलियम पाए जाते हैं, और ये जो लेयर है ये ऊपर वाली सारी लेयर्स को गिव राइज कर सकती है। इसके पास सेल डिवीजन की पावर होती है, इसीलिए इसको स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहते हैं। एक ऐसी लेयर जो जर्मिनेट करने की पावर रखती है ना, कुछ नए सेल्स बना सकती है, जर्मिनेशन की कैपेसिटी है इसमें, यानी सेल डिवीजन की कैपेसिटी है, तो इसे स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहते हैं। इसके ऊपर जो आपकी लेयर्स है, मल्टीपल लेयर्स, वो आपकी पॉलीगोनल सेल्स की बनी होती हैं। पेंटागन या हेक्सागन आपकी यहां पर हो सकते हैं, जैसे ये पेंटागन बन रहा है 5 साइड का, या हेक्सागन बन रहा है 6 साइड का। और आपकी सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो यहां पर स्क्वैमस, क्यूबॉइडल या कोलमनार कुछ भी हो सकती है, उसी बेसिस पे इसका नाम रखा जाएगा। अगर ये लेयर है स्क्वैमस तो स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम, कोलमनार है तो कोलमनार कंपाउंड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल है तो क्यूबॉइडल आपका कंपाउंड एपिथेलियम, राइट। ये आपने देखा। अब क्योंकि मल्टीपल लेयर्स हैं, मल्टीपल स्ट्रेटा बन रही है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम को। और ये मेनली प्रोटेक्शन में काम आती है क्योंकि बहुत सारी लेयर्स हैं, राइट। तो मेन काम इसका प्रोटेक्शन का है, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में उतना रोल अदा नहीं करती ये वाली एपिथेलियम, क्योंकि वो काम आपका बाकी सिंपल एपिथेलियम्स का था। यहां पर अगर देखें तो स्किन में आपकी ये पाई जाएंगी और डक्ट ऑफ ग्लैंड में पाई जाएंगी। और कहां कहां पाई जा सकती है, अपने दिमाग के कपाट खोलिए और एक बार सोचने की कोशिश करिए, आराम से सोचिए। देखो, याद करने के लिए कितना भी कंटेंट दिया जा सकता है, याद करने को, रटने को कितने भी नाम रटे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचना सीख जाएं तो बात ही अलग है ना। आपकी बॉडी में प्रोटेक्शन की जरूरत कहां कहां है, खुद सोचिए। आपकी बॉडी में पैथोजन या बैक्टीरिया कहां कहां से एंटर कर सकते हैं। क्या आपकी आंख जो है यहां से बैक्टीरिया एंटर कर सकता है? सर कर सकता है। आंख एक तरीके की ओपनिंग तो है ना। कई बार बाइक चला रहे होते हैं, स्कूटी चला रहे होते हैं, अंधे धुंध ऐसे है ना, और आंख में मच्छर घुस जाता है, अचानक से डिसबैलेंस हो जाते हैं, राइट। तो आंख एक ओपनिंग तो है भाई, यहां से चीजें अंदर जा तो सकती हैं। तो यहां पर हमको प्रोटेक्शन चाहिए, और आंख है भी सेंसिटिव ऑर्गन, तो आंख एक ओपनिंग है, यहां चाहिए। कान के छेद से क्या कोई चीज अंदर घुस सकती है? बिल्कुल घुस सकती है। मुंह से क्या कोई चीज अंदर घुस सकती है? बिल्कुल घुस सकती है। नाक से कोई चीज अंदर घुस सकती है? बिल्कुल घुस सकती है। मुंह से अगर कोई चीज अंदर घुसेगी तो पहले कहां जाएगी? बक्कल कैविटी में। तो बक्कल कैविटी को प्रोटेक्ट करना है। बक्कल कैविटी में कंपाउंड एपिथेलियम है। क्या कान की ओपनिंग के अराउंड कंपाउंड एपिथेलियम चाहिए? बिल्कुल चाहिए। यहां पर स्किन और हेयर पाए जाते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम ही है, स्किन बिल्कुल है। क्या आंख के अराउंड आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर चाहिए? बिल्कुल। यहां पर जो कॉर्निया होता है वहां पर भी कंपाउंड एपिथेलियम आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मुंह जो है ना, ये बक्कल कैविटी में ओपन हो रहा है, एंड नाक जो है, नाक और मुंह दोनों मिलकर के फिर एक कॉमन ओपनिंग में ओपन होते हैं जिसे फेरिंग्स कहा जाता है। तो फेरिंग्स में भी आपको कंपाउंड एपिथेलियम चाहिए। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं भैया, और कहां पर ओपनिंग है? एनल ओपनिंग है, तो एनल ओपनिंग के अराउंड भी आपका कंपाउंड एपिथेलियम पाई जाती है। उसके अलावा अगर आप देखो तो जो सुसुपोर है ना, वहां पर भी आपका कंपाउंड एपिथेलियम पाई जाती है। और एक पोर जो बचा है आपका
दैट इज वजाइनल पोर इन फीमेल, वहां पर उसके अराउंड भी आपकी क्या पाई जाती है, कंपाउंड एपिथेलियम पाई जाती है। तो याद करना ही नहीं पड़ा, दिमाग लगाने को बहुत दिमाग लगा लो, और अगर रिलेट करना सीख गए, बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट अगर सीख गए तो बात ही खत्म है, फिर इतना सोचना ही नहीं है, फिर सारी चीजें ऑटोमेटिकली मुट्ठी में आ जाएंगी। अगर आपने समझ लिया कि इस टिश्यू का पर्पस क्या है, ये क्या क्या करता है, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी में आइडिया लगा सकते हो ना कि कहां कहां पाया जाएगा। माइक्रोविलाय इंटेस्टाइन में ही क्यों प्रेजेंट थी, क्योंकि फूड का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा वहां होता है। माइक्रोविलाय आपके क्यूबॉइडल में पीसीटी में ही क्यों प्रेजेंट थी, क्योंकि आपका 80% वहां जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है पूरे के पूरे नेफ्रॉन में, वो पीसीटी में हो रहा है। बाकी जगह क्यों नहीं प्रेजेंट, जहां जरूरत होगी वहीं तो पाया जाएगा, है ना। ट्रेकिया में अगर आप देखें तो क्यों आपके सिलिया पाए जा रहे थे, क्योंकि भैया आप जो भी इनहेल करोगे, कोई डस्ट कोई बैक्टीरिया आ गया तो उस पार्टिकल को मूव कराना है ना बाहर की साइड, राइट। आपके ब्रोंक्यूल्स जो थे वहां क्यों सिलिया पाए जा रहे थे, क्योंकि भैया पार्टिकल्स को मूव कराना है और छींक के थ्रू बाहर निकालना है। आपकी जो फेलोपियन ट्यूब थी वहां पे क्यों पाए जा रहे थे सिलिया, क्योंकि एग मूव नहीं कर सकता, तो उसको मूव कराने के लिए हमारे पास कोई तो जुगाड़ होना चाहिए। स्पर्म तो भाग जाता है टेल का इस्तेमाल करके, लेकिन एग के लिए हमारे पास ऐसी कोई रिसोर्स नहीं है, तो वहां पर सिलिया पाए जाने चाहिए। सिंपल सी बात है, देयर इज रीजन टू एवरीथिंग। कोई भी चीज बेफिजूल नहीं हो रही, हर चीज का रीजन है। स्टमक में आपका जो कोलमनार सेल था, कोलमनार सेल स्टमक में पाया जा रहा था, वो मॉडिफाई होकर क्या बना रहा था, गॉबलेट सेल बना रहा था, म्यूकस बना रहा था, क्योंकि स्टमक में HCl बनता है। उस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ तो चाहिए। आपकी पेट की लाइनिंग HCl से आपकी खत्म ना हो जाए, जल ना जाए, उसके लिए एक कोट बनाना है म्यूकस का, बिल्कुल बनाना है। तो पेट में ही क्यों म्यूकस बन रहा है, हर चीज का रीजन है, और यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ थोड़ी है। तो यहां पर ये सारी बातें आप लोगों ने देखी, और अब हम लोगों ने काफी सारे एग्जाम्पल्स भी समझ लिए, है ना। मैं देखता हूं मेरे पास आगे स्लाइड है या नहीं, एक और स्लाइड ले लेते हैं। आराम से देखिएगा मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आराम से देखिएगा। अगर मैं यहां पर बोलूं कि ये कहां कहां पाए जाएंगे, है ना, या फिर एक काम करते हैं अगली वाली स्लाइड पे ही लिख लेते हैं, कहां कहां पर पाए जाएंगे। देखिए, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, कंपाउंड एपिथेलियम 3 तरीके के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। पहला है आपका स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर, तो ये तो होने ही है, कंपाउंड को ही आपका स्ट्रेटिफाइड बोला गया, तो मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स है मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स है। केराटिन आपके कहां पाया जाता है, केराटिन कहां पाया जाता है, सर बालों में पाया जाता है, सर नेल में पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन यहां पाया जाता है ना, ये जो आपके शरीर का नॉन लिविंग सा पार्ट है। नाखून काटते हो तो दर्द तो नहीं होता, हाँ अब उंगली पे ही नेल कटर मार लोगे तब तो दर्द होगा ही। नाखून जब तक आप काट रहे हो, एक्सटेंडेड पार्ट जब तक आप काट रहे हो, तब तक आपको दर्द नहीं हो रहा, वहां तक आपकी नर्व सप्लाई नहीं जा रही है। आज ही बाल कटा के आया हूं भैया दुर्गेश नाई से, है ना, जस्ट अभी बाल कटाए थे, नहाया धोया और उसके बाद लेक्चर में आया, बाल कटाया, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, क्योंकि बाल जब काट रहे थे हमारे बार्बर भैया, जब बिल्लू बार्बर काट रहे थे मेरे बाल, तो यहां तक नर्व सप्लाई है ही नहीं, है ना। इनमें केराटिन प्रोटीन होता है, एंड अल्टीमेटली इसको आप काट भी दोगे तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड यानी यहां पर केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है। देयरफॉर ड्राई सरफेसेस की बात हो रही है, देयरफॉर ड्राई सरफेसेस की बात हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा भैया ड्राई सरफेस में, क्या हो जाएगा भैया, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्किन हो जाएगा, है ना। स्किन क्या हो जाएगा आपका, यहां पर एग्जाम्पल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्किन, यहां पर बाल लगे रहते हैं ना स्किन पे, और ये ड्राई सरफेस है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आपका कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड का एग्जांपल हो जाएगा। अब आप स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड देखो, ऐसा पार्ट जहां पे केराटिन प्रोटीन नहीं होता, यानी ये मॉइस्ट सरफेस है, इन पे कोई बाल वाल नहीं है, मॉइस्ट सरफेस है, यानी आप अपने शरीर के अंदर की बात कर रहे हैं, मॉइस्ट सरफेसेस की बात कर रहे हैं। एग्जांपल बताइए, मॉइस्ट सरफेसेस में क्या क्या हो जाएगा, एग्जांपल बताइए। मॉइस्ट पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी, तो मुंह से अगर कुछ अंदर जा रहा है तो उसको कौन रोकेगा, मॉइस्ट पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी, ये प्रोटेक्टेड होना चाहिए। नाक से कुछ जो अंदर आ रहा है वो आपका बक्कल कैविटी के बाद कहां जा रहा है, फेरिंग्स में, तो आपका फेरिंग्स हो जाएगा।
कान के अराउंड भी पाई जा सकती है। तो नाक वाली ओपनिंग हो गई, मुंह वाली ओपनिंग हो गई, कान वाली ओपनिंग हो गई। थोड़ा सा नीचे चला जाए भैया जी, आपका वजाइना में ये वाला टिश्यू पाया जाता है ना। आपका इसके अलावा अराउंड एनस आपका ये वाला पाया जाता है ना। ये आपके क्या हुए, कुछ एग्जांपल्स हो गए। एंड इसके अलावा एक एग्जांपल जो हम पढ़ रहे थे, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। डक्ट ऑफ ग्लैंड्स आपके कुछ ग्लैंड्स थे, उनके डक्ट में पाया जा सकता है। फेरिंग्स के आगे इनिशियल पार्ट ऑफ ईसोफेगस में भी पाया जाता है ना। फेरिंग्स तो पूरा पाया ही जाएगा, उसके बाद ईसोफेगस का भी कुछ पार्ट पाया जा सकता है। तो इनिशियल पार्ट ऑफ ईसोफेगस यानी हर ओपनिंग के अराउंड इनिशियल पार्ट ऑफ ईसोफेगस, करेक्ट। यानी ये वाला जो है केराटिनाइज, ये तो बाहर का हो गया, बॉडी की स्किन हो गई, और अंदर जो है वो आपका ओपनिंग के जस्ट अंदर जो तामझाम है, भाई नाक से कुछ सांस अंदर गई तो आपका कहां चली गई, आपका फेरिंग्स में चली गई, नेजल चैम्बर के बाद तो फेरिंग्स में, और इनिशियल पार्ट ऑफ ईसोफेगस में, मुंह से कुछ खाया आपका बक्कल कैविटी में, एनल पोर के अराउंड, वजाइनल पोर के अराउंड, है ना। आप बोलोगे सर सूसू पोर तो रह गया, सूसू पोर यानी यूरेथ्रा तो आपका रह गया, वहां आपकी स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम पाई जाती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये क्या है सर, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब क्या है, इसको हम प्यार से क्या कहते हैं, स्ट्रेचेबल एपिथेलियम। सर हमारा पेट तो बहुत छोटा है, लेकिन प्यास लगती है तो 2-2 लीटर पानी पी जाते हैं बड़ी वाली बोतल भर के, है ना। कई बार ऐसा नहीं लगता कि यार पेट तो छोटा सा था, इतना कैसे खा लिया यार मैंने, है ना। आपकी बॉडी के कुछ पार्ट जो हैं दे आर स्ट्रेचेबल। आपका यूरिन जो है वो आप कई देर तक स्टोर कर सकते हो, बिकॉज यूरिनरी ब्लैडर, ये जो यूरेथ्रा है, यहां पर आपकी एक एपिथेलियम लगी हुई है विच इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और ये आपके यूरिनरी पार्ट में लगी हुई है, तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, यूरोथीलियम भी कह सकते हैं। ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ यूरिनरी पार्ट में पाई जाएंगे, इसको यूरोथीलियम भी कहते हैं। यूरिनरी पार्ट की एपिथेलियम इज कॉल्ड एज यूरोथीलियम, है ना। क्या होता है यहां पर, आराम से देखिए क्या होता है यहां पर। यह हमारे पास एक बलून है, अगर आप अपने घर में बलून देखें कभी ला करके, तो ये जो बलून है इसकी वॉल्स अभी मोटी हैं बहुत, ये जो बैलून है इसकी वॉल्स अभी मोटी हैं, अगर आप देखें तो ये बहुत थिक है ना, इसकी वॉल्स बहुत मोटी हैं। लेकिन जब मैं इसको फुलाता हूं तो इसकी वॉल्स क्या हो जाती हैं, स्ट्रेच हो जाती हैं और बहुत पतली हो जाती हैं। देखो जितना मैं इसको बड़ा करता जा रहा हूं ना, इसके आर पार दिखता जा रहा है आपको। देखो पहले इसके पीछे से मेरा अंगूठा नहीं दिख रहा था, देखो इसके पीछे से मेरा अंगूठा नहीं दिख रहा, अंगूठा एकदम हाइड हो गया। लेकिन जब मैं इसको फुलाता हूं तो मेरा अंगूठा क्लियर दिखने लग जाएगा, है ना। अंगूठा दिखने लगा सर, थोड़ा सा दिखने लगा, और बड़ा करूंगा इसको और फुलाऊंगा तो ये मेम्ब्रेन और पतली हो जाएगी बैलून की, और मेरा अंगूठा और क्लियर दिखेगा। ये देखिए मेरा अंगूठा आपको और क्लियर दिखने लग गया। मैं इसको और बड़ा करूंगा बैलून को, मेरा अंगूठा आपको और क्लियर दिखने लग जाएगा। यानी जैसे ही मैं इस बैलून को बड़ा कर रहा हूं, इसकी मेम्ब्रेन, इसकी कवरिंग पतली होती जा रही है। सिमिलर फैशन में हमारा यूरिनरी ब्लैडर काम करता है। हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है कंपाउंड एपिथेलियम है, यानी जब हमारे ब्लैडर में कुछ नहीं भरा हुआ, जब हमारे ब्लैडर में कुछ नहीं भरा हुआ तो उसकी जो वॉल्स हैं ये मोटी मोटी दिखाई दे रही हैं, यानी मल्टीलेयर्ड दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब उस यूरिनरी ब्लैडर में तामझाम भर जाता है तो उसकी वॉल्स जो हैं स्ट्रेच हो जाती हैं। इसको अगर आप स्ट्रेच करोगे, इसको अगर आप स्ट्रेच करोगे, सारे के सारे सेल्स फैल जाएंगे दूर दूर, और अल्टीमेटली इसकी वॉल जो है पतली हो जाएगी। सेम प्रिंसिपल आपका लगता है यूरिनरी ब्लैडर में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरोथीलियम कहते हैं, इसको हम यूरोथीलियम कहते हैं। यानी यहां पर क्या हुआ, when stretched it appears thin and it seems that it only have one layer of cells. वन लेयर ऑफ सेल्स। वैसे तो इसमें मल्टीपल लेयर हैं, लेकिन जब फुलाया जाता है इसको, है ना, इसके अंदर माल भरा जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, जब सुसु आकर के भर जाता है तो इसकी वॉल स्ट्रेच हो जाती है और
पतली हो जाती है वो थोड़ी सी। फॉर एग्जाम्पल यूरिनरी ब्लैडर, है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो भी चीजें आ रही है ना, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, आपकी किडनी की पेल्विस, ये आपकी क्या है भैया जी, किडनी को कहा जाता है रीनल। रीनल वर्ड इज यूज फॉर किडनी। जैसे कार्डियो वर्ड हार्ट के लिए यूज किया जाता है, ऐसे रीनल यूज किया जाता है किडनी के लिए। ऑप्टिक यूज किया जाता है हार्ट के लिए, आई के लिए, सॉरी, है ना। कार्डियक हार्ट के लिए बोला था मैंने, है ना। ऑप्टिक आई के लिए, हेपेटिक लिवर के लिए। तो यहां पर रीनल पेल्विस, या आप कह दो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका ये वाली पाई जाती है। जो जो चीजें स्ट्रेच होंगी वहां ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सिंपल सी बात है। तो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम खत्म हो गया। रिवाइज करा रहा हूं, आराम से सुनिए, आराम से सुनिएगा दोस्त। मैंने आपको बताया कि कंपाउंड एपिथेलियम जो है इसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, तभी इसका नाम कंपाउंड है। एक लेयर ऑफ सेल होता तो इसको सिंपल बोल रहे होते। अब जो कंपाउंड एपिथेलियम है इसमें सबसे नीचे वाली जो लेयर है, बेसल लेयर, वो कॉलमनार सेल्स की बनी हुई है। और वो जो कॉलमनार सेल्स की लेयर है ये ऊपर वाली सारे लेयर्स को बना सकती है डिवाइड कर करके, तो उसको स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम यानी जर्मिनेशन की कैपेसिटी रखने वाली लेयर कहते हैं। उसके ऊपर कई सारी लेयर्स हो सकती हैं पॉलीगोनल सेल्स की, और सबसे ऊपर लेयर हो सकती है स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, किसी भी टाइप की। उसी हिसाब से आप कंपाउंड एपिथेलियम का नाम रखते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर स्क्वैमस, तो नाम स्क्वैमस कंपाउंड एपिथेलियम। सबसे ऊपर वाली लेयर कॉलमनार, तो आपका कॉलमनार एपिथेलियम ये हो जाएगी कंपाउंड के केस में। ठीक है। अब इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन कहां कहां करेगा? आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन करेगा स्किन के फॉर्मेट में, जो कि आपका क्या है, केराटिनाइज्ड सरफेस है, ड्राई सरफेस है। तो पहला जो एग्जांपल हुआ ड्राई सरफेस का, वो स्किन हो गया। दूसरा अगर आप देखें तो आपका अंदर के जो पार्ट्स हैं, है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका नॉन केराटिनाइज्ड पार्ट है। अंदर की साइड बाल थोड़े होते हैं हमारे बॉडी के, बाहर प्रोटेक्शन के लिए बाल हैं, अंदर की साइड नहीं है, तो नॉन केराटिनाइज्ड है ये। यहां केराटिन प्रोटीन नहीं है। जैसे कि आपका मुंह और नाक की अगर हम बात करें तो बक्कल कैविटी, और आपका फेरिंग्स, इनिशियल पार्ट ऑफ ईसोफेगस हो गया। नीचे अगर आप बात करें तो वजाइनल पोर के अराउंड आपका ये हो गया, या वजाइनल एंट्री के अराउंड हो गया, एनल एंट्री के अराउंड हो गया, है ना, कान की एंट्री के अराउंड हो गया, जहां जहां पर ये पोर्स खुल रहे हैं। एंड सुसु पोर की अगर आप बात करें तो वहां ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती है, जो कि कंपाउंड ही है पर स्ट्रेचेबल है, तो इसको थोड़ा अलग कैटेगरी में रख दिया। सिंपल सी बात है। ये आपके सारे एग्जांपल्स हैं अभी तक के। इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दीजिए। ये जो नंबर 19 दिख रहा है इसको कम से कम 1000 ले चलिए, जिससे कि थोड़ा मजा आ जाए। ये जो नंबर है इसको 1000 कर दीजिए दोस्त। लाल दिल पे टक 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 करके दबा दीजिए बहुत सारी बार, है ना। बाकी बैचेस में तो हो जाता है, अब आप में देखते हैं कितना दम है। मतलब बाकी बैचेस में तो मैं जनरली बोलता हूं कि 20,000 कर दो और 30 सेकंड में 20,000 हो जाता है। अब मुझे आइडिया नहीं है यहां पे कितने बच्चे हैं, कितना पढ़ते हैं, है ना, धीरे धीरे पता लगेगा। उड़ाइए भैया लाल कलर के दिल उड़ाइए। 80 से सीधा 327 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, सीधा 896 पे पहुंच चुके हैं, है ना। मतलब पढ़ने वाले बच्चे तो यहां पर भी हैं। सीधा 1700 पे पहुंच चुके हैं, वाह। सीधा 2700 पे, बस हो गया, है ना। ज्यादा लालच बुरी बला है, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। मतलब आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, वही मेरे लिए एक बहुत बेहतरीन चीज है। बस बस भाई 5000 हो गए, लेट्स होल्ड दिस अप। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ नई चीजें सीखते हैं। अब पहले इसकी एनसीईआरटी पढ़ा दूं आपको, है ना। एनसीईआरटी पढ़ा देता हूं क्योंकि बहुत जनरल है, बहुत जनरल है। देखिए अब एनसीईआरटी पढ़ोगे हलवा लगेगी। बहुत सारी लेयर है, मल्टी लेयर सेल, कोई बेजल, कोई टॉप, कुछ नहीं बताया। कंपाउंड एपिथेलियम में कहा कि यहां पर मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल आपकी पाई जाती है, और यहां पर लिमिटेड रोल है आपका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि मेन फंक्शन क्या है आपका, प्रोटेक्शन है कंपाउंड एपिथेलियम का। तो मेन फंक्शन क्या है आपका, प्रोटेक्शन है अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। केमिकल, अगर आपके शरीर के ऊपर कोई केमिकल आ रहा है उससे भी प्रोटेक्शन कराएगा, और मैकेनिकल कोई इंजरी आ रही है, कोई चोट लग रही है, उससे भी आपको प्रोटेक्ट कराएगा। अलग अलग प्रकार के स्ट्रेसेस से प्रोटेक्ट करता है ना। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। स्किन जो है ये ड्राई है, तो इसको हम क्या कह रहे थे, केराटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम। डिटेल में पढ़ लिया तो ड्राई वाला ये था।
उसके अलावा अगर आप देखो तो मॉइस्ट सरफेस हो जाएगा किसका, बक्कल कैविटी का, मुंह से एंट्री बक्कल कैविटी, उसके बाद नाक और मुंह दोनों से एंट्री आपका फेरिंग्स, इनिशियल पार्ट ऑफ इसोफेगस हो गया, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट हो गया, डक्ट कौन कौन से, सलाइवरी ग्लैंड का डक्ट हो गया, पेनक्रियाटिक डक्ट हो गया, ना इसमें वेजाइना बताया है ना इसमें बहुत सारी और चीजें बताई हैं, लेकिन हमने सब कुछ कर लिया है। ये जो ब्लू कलर से बात लिखी हुई है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी में कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है और इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट में कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है, सवाल 2014 और 2024 में पूछा गया है। यानी इस साल ये सवाल आया है 2024, नई नई ताजा ताजा बात है भाई, अब भी कुछ दिन पहले की बात है ना, पिछले महीने आपका पेपर हुआ था तब की बात है। एकदम प्यारे प्यारे सवाल आए हैं, तो ये पूरी एनसीईआरटी में आपको एनोटेटेड दूंगा। जैसे ही हम एक एक चैप्टर कंप्लीट करते रहेंगे एनोटेटेड एनसीईआरटी आपको मिलेगी। ब्लू कलर से पीवाईक्यूज में हाईलाइट करूंगा और उसके अलावा येलो कलर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हाईलाइट करूंगा। इनसे अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है। देखो अब कितना सिंपल है, हमने तो ज्यादा पढ़ लिया, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है पेपर में तो यही आएगा। इसकी धजिया नहीं उड़ा देंगे क्या हम? आओ भैया उड़ा के देख लेते हैं थोड़ा। सर धजियां उड़ा देंगे? उड़ा देंगे तो भैया उड़ा के देख लेते हैं। तैयार हो जाओ मेरे भाई, पोल्स आने वाले हैं, ईमानदारी से अटेम्प्ट करना है और बहुत सोच समझ के पहले सवाल को ठीक से पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है ना मेरे भाई? चलो मेरे प्यारे प्यारे सभी दोस्त मार्क कर दो यार फटाफट, 30 सेकंड का ही आपको टाइम देंगे। एपिथेलियम प्रेजेंट इन सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। सलाइवरी ग्लैंड और पेनक्रियाज की डक्ट में, डक्ट बोला है सिर्फ तो हम लार्ज डक्ट कंसिडर करेंगे, इसमें स्मॉल डक्ट हम कंसिडर कर ही नहीं सकते, सिर्फ डक्ट बोला है तो लार्ज डक्ट हम कंसिडर करेंगे। नीट का सवाल है, फटाफट बता दीजिए क्या आएगा। कंपाउंड एपिथेलियम, क्यूबॉइडेड, सिलिएटेड या कोलमनार? अब यहां पर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो दो जगह कंफ्यूज हो जाओगे। सर क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी बोला हुआ है एनसीईआरटी में तो, है ना, ये आपके स्मॉल डक्ट्स में पाई जाती है। पेनक्रियाज में आपका स्मॉल डक्ट भी तो होता है, ये आपके स्मॉल डक्ट में पाई जाती है। अगर कोई लार्ज डक्ट पूछ रहा है, बड़ा डक्ट पूछ रहा है, तो वहां क्या काम चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए। और उस डक्ट की प्रोटेक्शन के लिए कौन काम आ रहा होगा मेरे दोस्त? क्या आपका कंपाउंड एपिथेलियम काम आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा होगा। सिंपल सवाल सिंपल जवाब, लेकिन आपको यह सवाल दिला रहा होगा 4 नंबर नीट में, इससे भारी सवाल नीट में नहीं आएगा। अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा है पर, लेकिन ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, अभी बहुत मारामारी चल रही है इस साल, आपको पता है। अचानक से कोई बोल देगा भैया बाहर से पूछेंगे एनसीईआरटी से सवाल, तो आपको तैयार होना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा एडिशनल पढ़ा रहा हूं, जिससे पेपर कहीं से भी आ जाए आपके 360 नंबर सिक्योर हो जाए, आपको टेंशन ना हो। बाकी दुनियादारी जो है वो हमारा कंपटीशन है, हमको उनको बीट करना है। 87% यार, कमाल, बहुत शानदार। और देखते हैं, ये जंक्शन पे सवाल है, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। आ जाओ भैया जी, ये कर लो, है ना। आइए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट हाउ मेनी दीज आर रिलेटेड टू गिवन फिगर। फिगर दे रखी है अपने को, कंपाउंड की फिगर दे रखी है, बात पढ़िए। मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम है, क्या इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं? लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन है, मेन फंक्शन आपका प्रोटेक्शन का है। कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। क्या ये सारी बातें सही हैं? फटाफट बताइए भाई। यहां पर मल्टी लेयर है, इसका मतलब क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड है तो मल्टी लेयर है, तभी तो कंपाउंड है, तो ये बात सही है। लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन सिंपल ज्यादा करते हैं, कंपाउंड क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस से, अभी पढ़ा था जस्ट। दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, यानी केराटिनाइज्ड हो जाएगा स्किन में, और मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, इनिशियल पार्ट ऑफ इसोफेगस हो गया, आपका वजाइनल ओपनिंग हो गया, ट्रांजिशनल अगर आप बात करें तो आपका यूरिनरी ब्लैडर में हो गया, यूरेथ्रा में हो गया, रीनल पेल्विस में हो गया, है ना। ये सारी चीजें आपकी क्या है? सही हैं। तो चारों की चारों बातें सही हैं। ऑप्शन 4 मार्क मत कर देना, चारों चीजें सही हैं तो ऑप्शन 1 आएगा, कंफ्यूज कर रखा है यहां पे पहले से ही। 78% लोगों ने सही कर दिया है यार, कमाल, बहुत शानदार, है ना। ये सवाल काफी अच्छा था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा टॉपिक करते हैं। इस प्यारे से टॉपिक में सिर्फ 3 लाइनें हैं। यहां तक सबको क्लैरिटी है? एक बार फटाफट बता दीजिए। दिलों की वर्षा हो जाए एक बार, है ना, वर्षा ऋतु के मौसम में दिलों की बारिश कर दी जाए एक बार। और अब हम बढ़ते हैं हर साल आने वाले टॉपिक से। हर साल इस टॉपिक से एक ना एक सवाल पूछा जाता है। रीनीट हुआ है जस्ट अभी, आपको पता है लास्ट संडे आपका रीनीट हुआ था, कुछ 1600 बच्चों का। उसमें भी एक सवाल सेल सेल जंक्शन से आया, 2 सवाल एपिथेलियल टिश्यू से आए जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा।
और एक सवाल कनेक्टिव टिश्यू से आया। 4 सवाल इस चैप्टर से रीनीट में पूछे गए हैं और 3 सवाल इस चैप्टर से इस बार के मेन नीट में पूछे गए हैं जो आपके 5 मई को हुए थे। सोच के देखिए, 3 सवाल, इतना छोटा सा चैप्टर, 3 सवाल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिजियोलॉजी में चैप्टर कितना काम आता है वो आपको आगे पता लग जाएगा। तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कम से कम 20 नंबर का खेल है। अगर हम 10 लेक्चर में भी टिश्यूज को पढ़ते हैं तो आप मान के चलिए हर दिन आप नीट में 2 नंबर कमा रहे हैं, विच इज द बेस्ट थिंग, राइट। तो यहां पर सब एनालिसिस के साथ चल रहा है, मैं अंधाधुंध नहीं भाग रहा हूं। आई हैव डन कॉन्क्रीट एनालिसिस, उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। सेल सेल जंक्शन क्या होते हैं? सेल सेल जंक्शन का सिंपल मतलब है 2 सेल के बीच में जंक्शन बन गया है। जंक्शन मतलब अटैचमेंट हो गई है ना, दोस्ती यारी हो गई है, दैट इज कॉल्ड एज सेल सेल जंक्शन। तो ये जो दोस्ती है ये तो किन्हीं भी 2 प्रकार के सेल्स में हो सकती है। क्या ये जरूरी है कि ये दोस्ती सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू में हो? हम ये टॉपिक एपिथेलियल टिश्यू के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि दोस्ती सिर्फ 2 एपिथेलियल टिश्यू में ही हो? 2 कनेक्टिव टिश्यू में दोस्ती नहीं हो सकती? क्या नर्व और मसल में दोस्ती नहीं हो सकती? क्या नर्व और ऑर्गन में दोस्ती नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। हमने जब पहले दिन एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू के पास खुद का ब्लड सप्लाई नहीं होता, दे आर एवस्कुलर इन नेचर। खुद की ब्लड सप्लाई नहीं है आपके एपिथेलियल टिश्यू के पास। कनेक्टिव टिश्यू से आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ऑक्सीजन है, वो डिफ्यूज करके जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू में। खुद की ब्लड सप्लाई नहीं है, लेकिन नर्व सप्लाई तो थी। तो नर्व सप्लाई अगर घुस रही है एपिथेलियल टिश्यू के अंदर तो क्या इन दोनों के बीच में दोस्ती नहीं है? तो क्या अलग अलग टिश्यूज में दोस्ती नहीं हो सकती? आपकी जो नर्व है वो आ करके मेरे स्टमक को कह रही है कि भैया ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, आपके अंदर जो फूड है उसको मुझे मिक्स करना है आपके एंजाइम्स के साथ। तो पेट में कई बार चुर्र की आवाज आती है ना, आपको पता लग जाता है कुछ तो धूम धमाका चल रहा है भैया, कुछ तो डाइजेशन से रिलेटेड काम हो रहा है। तो वो जो आपका पेटू महाराज है, यहां पर आपकी नर्व्स आ रही होती हैं जो आपकी यहां पर चर्निंग मूवमेंट करा रही होती हैं। तो इस मसल को कौन रेगुलेट कर रहा है? आपका नर्व। तो क्या नर्व और मस्कुलर टिश्यू में दोस्ती नहीं है? बिल्कुल है, राइट। तो बिल्कुल हो सकती है। ये जो जंक्शंस हैं ये अलग अलग टिश्यूज में पाए जा सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में भी, नर्वस टिश्यू में भी, मस्कुलर टिश्यू में भी, एपिथेलियल टिश्यू में भी। पर पढ़ते हम इसको एपिथेलियल में है क्योंकि चलते चलते थोड़ा बेटर समझ में आ जाता है ना। तो ये जो सेल सेल जंक्शंस हैं दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू फ्रेंडशिप ऑफ 2 सेल, है ना। एक तरीके से मान लो दोस्ती यारी हो रही है, सिंपल समझने के ऊपर पर्सपेक्टिव से। फ्रेंडशिप ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल्स आपस में आके दोस्ती यारी करना चाह रहे हैं। अगर मैं आपसे दोस्ती कर रहा हूं तो आप क्या करेंगे? पहली ही मुलाकात में मुझसे हाथ मिलाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। बिल्कुल, आपके हाथ और मेरे हाथ के बीच में जंक्शन बन रहा है। बिल्कुल, फिर आपकी और मेरी दोस्ती और गहरी हो गई और उसके बाद जब भी आप मुझसे मिलने लगे तो मुझसे गले मिलने लगे। तो क्या आप और मैं जब गले मिल रहे हैं तो हमारे बीच में एक जंक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है? क्या हमारे बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है? यस, यही सेल सेल जंक्शन है। जब 2 सेल अलग अलग तरीकों से मिले, कुछ हाथ मिलाते हैं, कुछ दूर से सलाम ठोकते हैं, कुछ आपके क्या करते हैं, एकदम गले लग जाते हैं, है ना। इस प्रकार से आपके अलग अलग जंक्शंस बन सकते हैं। तो दे आर फॉर्म ड्यू टू फ्रेंडशिप ऑफ 2 सेल्स, करेक्ट। और यहां पर अगर आप देखें तो सेल सेल जंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं। दे आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ टिश्यूज। ऑल को भी मैं बड़ा लिख रहा हूं, इन ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यूज। गलती मत कर देना, कोई सवाल अगर आपसे पूछे कि क्या सिर्फ एपिथेलियल में पाए जाते हैं? नहीं, हर टिश्यू में पाए जाते हैं। एपिथेलियल के साथ बस हम इनको पढ़ रहे हैं, थोड़ा मजा आ जाता है और कुछ नहीं। ऑल टाइप्स ऑफ टिश्यूज, राइट। ये आपका क्या करते हैं? दे एस्टैब्लिश फिजिकल और केमिकल कांटेक्ट या इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स। 2 सेल्स हैं तो उनको या तो फिजिकली जोड़ देगा, एकदम पास पास ले आएगा, है ना, या इनके बीच में केमिकल एक्सचेंज भी हो सकता है। ये केमिकल्स का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। तो फिजिकल या केमिकल इंटरेक्शन आपकी हो सकती है। अब यहां पर देखिए 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं?
सेल सेल जंक्शन होते हैं। सिर्फ 3 लाइन पढ़नी है और नीट में 4 नंबर पक्के। सिर्फ 3 लाइन पढ़नी है दोस्त, मैं गारंटी से कह रहा हूं, नीट में 4 नंबर पक्के। क्या है अपनी पहली लाइन? अपना पहला जो जंक्शन है ये क्या है? टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन। दूसरा जो जंक्शन है इसको क्या कहते हैं? एडहेरिंग जंक्शन। दूसरा जो जंक्शन है इसको क्या बोले? एडहेरिंग जंक्शन। और तीसरा जो जंक्शन है इसको हम लोगों ने क्या कह दिया? गैप जंक्शन। गैप जंक्शन। आराम से देखिए, एनसीईआरटी में काफी कॉम्प्लिकेट करके बताया हुआ है, लेकिन आप नाम से चलिए। भाई मेरे पास यहां पर एक शीशी है, मेरे पास यहां पर एक बॉटल है। इस बॉटल को अगर मैं टाइटली बंद कर दूं तो क्या इसके अंदर का जो माल है, इसके अंदर का जो कंटेंट है वो लीक हो पाएगा? अगर मैं इसको खोल दूं, ये ढक्कन मैंने खोल दिया है, इसके अंदर का जो मसाला है लीक हो रहा है ना? ये बूंद टपक रही है ना? इसके अंदर का कंटेंट लीक हो रहा है सर। लेकिन अगर मैं इसको ढक्कन को बंद कर दूं तो क्या इसके अंदर का कंटेंट लीक होगा? नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होगा। तो टाइट जंक्शन का काम क्या है? जब भी आप सोचे दिमाग में टाइट जंक्शन, हमेशा सोचेगा आपने इस ढक्कन को टाइट कर दिया है। मैं आपकी विजुअल मेमोरी के ऊपर काम कर रहा हूं, मैं आपको जानबूझ के दिखा रहा हूं ढक्कन टाइट करके, जिससे आपके दिमाग में एग्जामिनेशन के टाइम पे एक इमेज बने कि सर ने टाइट जंक्शन बोल के ढक्कन टाइट किया था और लीकेज रुक गई थी। तो सिंपल सी बात यह है, यहां पर क्या होगा? टाइट जंक्शन विल प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस अ सेल। एक सेल में जो भी सब्सटेंस है वो लीक नहीं कर पाएगा एकदम टाइटली। आप ढक्कन बंद कर देंगे, प्रिवेंट लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल। सेल से कोई माल लीक नहीं हो पाएगा। यह है आपका टाइट जंक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन। इस डब्बी पे क्या लिखा हुआ है? इस डब्बी पे लिखा हुआ है, बहुत छोटा लिखा हुआ है, आपको शायद दिख ना रहा हो, एडहेसिव। एडहेसिव किसको कहते हैं? गोंद को कहते हैं। फेविकॉल जो है इट इज एन adhesive. Adhering, this is a word that comes from adhesive. Adhesive का मतलब है चीजों को ग्लू कर देने वाला, चिपका देने वाला, सीमेंट कर देने वाला। तो आप यहां पर लिखेंगे कि आपका adhering जंक्शन का मतलब क्या है? सीमेंटिंग two cells together। और ग्लूइंग, सीमेंट कर दो या चिपका दो, एक ही बात है ना। और ग्लूइंग 2 सेल्स टुगेदर। क्या एडहेसिव से ये शब्द निकाल सकते हो आप? सीमेंट करना या ग्लू करना? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, नाम से ही खेल खत्म हो गया। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है गैप जंक्शन। अब देखिए, अगर 2 सेल मिल रहे हैं और उनके बीच में थोड़ा बहुत गैप है ना, तो इस सेल का सामान इसमें जा पाएगा, इस सेल का सामान इसमें जा पाएगा। आपने बीच में थोड़े से गैप दे रखे हैं, गैप से ही तो चीजें मूव करती हैं। भाई समझ लीजिए, मैं एक ऐसी जगह पे घुसना चाह रहा हूं जहां घुसने की जगह ही नहीं है, गैप ही नहीं है, तो क्या मैं घुस पाऊंगा? क्या ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मेरे दोस्त एक अच्छी खासी जगह है, बड़ी जगह है, तो उसके बीच में से इजी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए गैप जंक्शन होता है। गैप होगा तभी तो ट्रांसपोर्ट होगा। अब इतनी सी जगह है और आपके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है या स्कूटी भी है, तो इतनी सी जगह में थोड़ी निकलेगी, गैप होना चाहिए ना प्रॉपर। इतनी जगह है तो स्कूटी निकाल ले जाओगे, गैप होगा तभी ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। तो यहां पे आप क्या बोलोगे? भैया गैप जंक्शन है तो इट फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और कुछ बार आपके बड़े मॉलिक्यूल्स भी, समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल, दैट इज गैप जंक्शन। तीनों बातें क्लियर? नाम से ही तोड़फोड़ मचा दी भैया, सिर्फ नाम से ही चीजों को तोड़ लिया। ढक्कन टाइट कर दो भैया, टाइट जंक्शन का नाम आते ही ढक्कन टाइट किया, लीकेज रुक गई, लीकेज नहीं हो रही। तो टाइट जंक्शन का काम है सेल का जो मटेरियल है इसको लीक होने से रोकना। एडहेरिंग जंक्शन, एडहेसिव यूज किया जाता है चीजों को चिपकाने के लिए। तो 2 सेल्स को आपस में चिपका दिया है, ग्लू कर दिया है, सीमेंट कर दिया है, एडहेसिव जंक्शन।
और आपका यहां पर लास्ट गैप जंक्शन, अगर गैप होगा तो ही चीजों का ट्रांसपोर्ट बढ़िया तरीके से हो पाएगा। तो अल्टीमेटली गैप जंक्शन अलाउज द ट्रांसपोर्ट, प्रमोट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सेल। एक सेल से दूसरे में जा सकती हैं चीजें, दूसरे से पहले में आ सकती हैं। जब दो सेल्स का साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो जाए और उनके बीच में आदान प्रदान हो रहा हो तो प्लांट्स के अंदर इसे क्या कहा जाता है? प्लांट्स के अंदर इसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, फटाफट मुझे बता दीजिए। दो प्लांट सेल अगर साथ में जुड़ चुके हैं, उनके साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ चुके हैं, बीच में एक स्ट्रैंड बन चुका है जिसने दो प्लांट के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर दिया है, तो इसे क्या कहा जाता है? साइनेप्स। भैया आप तो अलग ही दिशा में चले गए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी बॉटनी पढ़ा रही है ना याशिका मैम आपको, तो सेल बायोलॉजी तो खत्म हो जानी चाहिए। प्लाज्मोडेस्मेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा आपका प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट में, वैसा आपका गैप जंक्शन एनिमल्स में। सिंपल, सेम, कोई फर्क नहीं है। गैप जंक्शन है ना, ये क्या है? इट इज जस्ट लाइक द प्लाज्मोडेस्मेटा, जस्ट लाइक द प्लाज्मोडेस्मेटा ऑफ प्लांट्स, है ना। और प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करता है? साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर देता है दो प्लांट सेल के। तो यहां पे क्या होता होगा? गैप जंक्शन क्या करता होगा? कनेक्ट्स साइटोप्लाज्म ऑफ टू एनिमल सेल्स, कनेक्ट्स साइटोप्लाज्म ऑफ टू एनिमल सेल्स, कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ टू एनिमल सेल्स। आई होप यहां तक की बात समझ में आई होगी, कुछ किया ही नहीं है हमने। पहली बात मैंने आपको यह बताई कि जंक्शंस तो किन्हीं भी दो सेल्स के बीच में बन सकते हैं, एपिथेलियल कनेक्टिव के बीच में बन सकते हैं, एपिथेलियल न्यूरल के बीच में बन सकते हैं। तो जंक्शंस हर टिश्यू में पाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ एपिथेलियल में ही पाए जाते हो। एपिथेलियल में भारी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन बाकी टिश्यूज में भी जंक्शंस पाए जाते हैं। तीन प्रकार के जंक्शंस होते हैं, हायर लेवल पे पढ़ोगे तो और भी होते हैं, इंटरडिजिटेशन भी होती है ना। आपको अभी थोड़ा बहुत उसके बारे में भी मैं बता दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। मेन तीन होते हैं, टाइट जंक्शन, ढक्कन टाइट कर दो तो लीकेज बंद, टाइट जंक्शन सेल के अराउंड लीकेज को रोकता है। एडेरिंग जंक्शन, दो सेल्स के बीच में एडेसिव लगा दिया है, गोंद लगा दी है, सीमेंट लगा दी है, तो दो सेल्स चिपक गए हैं, दैट इज कॉल्ड एज एडेसिव जंक्शन या एडेरिंग जंक्शन। तीसरा आपका यहां पर आ जाएगा गैप जंक्शन, अगर दो सेल्स के साइटोप्लाज्म कनेक्ट कर दिए हैं, यानी मॉलिक्यूल्स को मूव करने का गैप दे दिया है, तो यहां पर मूवमेंट हो पाएगी। राइट, बहुत शानदार। अब इनकी ड्राइंग बना लेते हैं भैया, अभी बन जाते हैं एकदम बढ़िया ड्राइंग मास्टर। ठीक है, मैं यहां पर दो सेल्स लेकर आ रहा हूं सेल सेल जंक्शन को पढ़ने के लिए, है ना। मैं यहां पर दो सेल्स लेकर के आ रहा हूं, एक ये है और दूसरा इसी के पड़ोस में ये बना लेते हैं। करेक्ट है, ये दो सेल्स हैं, ये दो एपिथेलियल सेल्स मानो तो इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन बना सकते हो, नहीं मानो तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई इतनी सी बात पे हाथ नहीं तोड़ेगा आपका, है ना। सबसे पहले बना देते हैं टाइट जंक्शन, सबसे पहले बना देते हैं टाइट जंक्शन। यहां पर है टाइट जंक्शन, यहां पर है टाइट जंक्शन। दोनों के दोनों जो आपके सेल्स हैं, इन्होंने एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ा दिया है दोस्ती का, और इन्होंने इस पार्ट को एकदम सील कर दिया है, इन्होंने इस पार्ट को एकदम क्या कर दिया है? सील कर दिया है, लीकेज रोकने के लिए, है ना। तो ये क्या हो गया आपका? टाइट जंक्शन हो गया। दिस इज योर टाइट जंक्शन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर अगर आप देखें तो आपका दूसरा जो है जंक्शन, दैट विल बी कॉल्ड एज योर एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन आपका कुछ ऐसा होता है कि दो सेल्स के बीच में आपने सीमेंट लगा दी और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो इनके बीच में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इस कनेक्शन को बूस्ट कर रहे होते हैं ना, ऐसे तिल्ली जैसे प्रोटीन्स लगे होते हैं, है ना, जो इनको कनेक्ट कर रहे होते हैं। और इसके बाहर के साइड भी और प्रोटीन्स होते हैं जो इनको स्टेबलाइज करते हैं। भाई जैसे आपके घर की छतों पे बढ़िया तरीके से सपोर्ट देने के लिए सरिये का जाल बिछाया जाता है, वैसे ही यहां पर आपके कुछ प्रोटीन्स हैं जिनका जाल बिछाया जाता है। तो ये आपके प्रोटीन्स हैं जो आपके दोनों सेल्स को साथ में बढ़िया तरीके से चिपका देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर एडेसिव जंक्शन या एडेरिंग जंक्शन। और तीसरा अगर आप देखें तो ये जो आपका सेल है,
ये जो आपका सेल है, इसमें इसका साइटोप्लाज्म एकदम आपस में कनेक्ट हो जाए, साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट हो जाए। ये क्या हो गया भैया? चीजों की मूवमेंट के लिए स्पेस दे रहा है, चीजों की मूवमेंट के लिए स्पेस दे रहा है, तो ये क्या हो गया? गैप जंक्शन। चीजों की मूवमेंट के लिए स्पेस दे रहा है, यहां से चीजें यहां भी आ सकती हैं, यहां से चीजें यहां भी जा सकती हैं, आपका स्पेस मिल रहा है। इसको हम बना देते हैं अलग कलर से, है ना, इसको हम बना देते हैं लेट्स से ग्रीन कलर से, इसको हम लोग बना देते हैं ग्रीन कलर से। चीजों का आदान प्रदान हो रहा है, बीच में से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में घुस पा रहे हैं एक दूसरे सेल में, तो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट? दिस इज गैप जंक्शन। यहां पर आपका गैप मौजूद है, तो इनको लेबल कर लेते हैं। लेट्स डू द लेबलिंग गाइस। यहां पर ये जो है आपका क्या है? टाइट जंक्शन। यहां पर आपका है टाइट जंक्शन, यहां पर क्या है? ये एडहेरिंग जंक्शन। एंड यहां पर ये क्या है आपका? यहां पर यह है आपका गैप जंक्शन, यह है आपका टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन को प्यार से क्या बोला जाता है? टाइट जंक्शन को प्यार से बोला जाता है जोना ऑक्लूडेंस। जोना ऑक्लूडेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि टाइट जंक्शन में जो प्रोटीन है जो इन दोनों सेल्स के बीच में जमा हो रहा है और लीकेज को रोक रहा है, यहां पर ये जो प्रोटीन है इसका नाम क्या है? ऑक्लूडिन प्रोटीन। ऑक्लूडिन प्रोटीन। ऑक्लूडिन प्रोटीन। दूसरा जो आपका जंक्शन है इसका नाम है एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन का अगर आप नाम देखें तो इसमें क्या है? एडहेरिन नाम आ रहा है। एडहेरिन, इसके आगे सिर्फ सी लगा दो, ऐड कर दो स्टार्टिंग में सी और एज इट इज लिख दो एडहेरिन। यहां प्रोटीन कौन सा हो जाएगा? कैडहेरिन। कैडहेरिन प्रोटीन। ये जो बीच में छोटी छोटी तिल्ली और आगे ये दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कैडहेरिन प्रोटीन्स। कैडहेरिन। एडहेरिन के आगे लगा दिया सी, ये बन गया आपका कैडहेरिन प्रोटीन। इसका नाम ही है जोना ऑक्लूडेंस, तो ऑक्लूडिन प्रोटीन। याद करने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई, सारी चीजें दिमाग में सेट। और तीसरे नंबर पे अगर आप देखें तो यह है आपका गैप जंक्शन। गैप जंक्शन दोनों सेल्स को कनेक्ट कर रहा है, साइटोप्लाज्म को एक कनेक्ट कर रहा है ना? कनेक्ट्स साइटोप्लाज्म of two cells। कनेक्ट्स साइटोप्लाज्म ऑफ टू सेल। क्यों हंस रहे हो सर? कनेक्ट्स। प्रोटीन कौन सा होगा? कॉनेक्सिन प्रोटीन। कनेक्ट के आगे के वर्ड उठा लो, बात खत्म। कोई प्रोटीन पे भी सवाल पूछ ले, कितना भी कॉम्प्लेक्स सवाल आ जाए, आपके लिए हलवा होगा। अगर सेल्स को कनेक्ट कर रहा है तो कनेक्सिन, एडहेयर कर रहा है तो आगे सी लगा दो, एडहेयर कर रहा है तो कैडहेरिन प्रोटीन, और अगर आपका जोना ऑक्लूडेंस नाम है तो ऑक्लूडिन प्रोटीन। खेल खत्म। टाइट जंक्शन, ढक्कन टाइट करते ही लीकेज बंद, तो स्टॉप लीकेज अक्रॉस द सेल। एडहेरेंस, अगर सेल को चिपका रहा है, सीमेंट कर रहा है, तो आपका एडहेरिंग जंक्शन। और गैप अगर है तो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे छोटे बड़े, तो गैप जंक्शन। मजा आया कि नहीं बताओ भाई? कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, नाम से तोड़ दिया है पूरे के पूरे टॉपिक को, सिर्फ नाम से खोल दिया है भाई। गैप जंक्शन का मतलब नाम से पता लग गया, एडहेरिंग जंक्शन का मतलब नाम से पता लग गया, टाइट जंक्शन का मतलब नाम से पता लग गया। टाइट जंक्शन को जोना ऑक्लूडेंस कहते हैं, तो प्रोटीन का नाम ऑक्लूडिन। आपका एडहेरिंग है तो आगे सी लगा दो, कैडहेरिन प्रोटीन। और आपका गैप जंक्शन दो सेल्स को कनेक्ट करता है, तो कनेक्ट से याद कर लो कनेक्सिन प्रोटीन। नाम में ही सब है, बायोलॉजी में कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप नामों को समझते हैं, अगर आप खेलना जानते हैं शब्दों से, तो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, सुपर राइट ट्रैक, है ना? इन सेल्स में न्यूक्लियस बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो, सब श्रद्धा अनुसार बना लो भैया, अपनी श्रद्धा कपूर अनुसार जो बनाना है बना लो भैया। यहां पे न्यूक्लियस भी बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर अगर आपने इसको एपिथेलियल टिश्यू कहा था, तो इसके नीचे अगर आप बेसमेंट मेम्ब्रेन बना लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आपको अच्छा लगे, जैसे आपके मन के भाव हो, वैसा आप कर सकते हो। यहां पर आकर के मेरे दोस्त हमारा एपिथेलियल टिश्यू हो जाता है स्वाहा। हम लोग 4 में से 1 जंग जीत चुके हैं, यानी हम लोग अभी एपिथेलियल टिश्यू को, जो सबसे बड़ा टिश्यू है,
इसको खत्म कर चुके हैं, इसका खेला समाप्त कर चुके हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू भी अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन मेरे दोस्त इसमें एक फायदा है। कनेक्टिव टिश्यू में आप बोन जब पढ़ोगे तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट से उसको मैं रिलेट करूंगा। आप जब यहां पर ब्लड पढ़ोगे कनेक्टिव टिश्यू में तो उसको मैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से रिलेट करूंगा। यानी झटपट आने वाले चैप्टर्स में इंफॉर्मेशन यूज हो जाएगी फटाफट। फिर मस्कुलर टिश्यू की जब मैं बात करूंगा तो मसल्स के डिफरेंट टाइप और क्लासिफिकेशन बताऊंगा, उसको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में यूज करूंगा तो झटपट यूज हो जाएगी। न्यूरल वाला जब मैं यूज करूंगा तो फटाफट यूज हो जाएगी वहां पर। अल्टीमेटली एवरीथिंग विल बी ऑन ट्रैक। मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक एक दिन लगेगा। जितना टाइम 4 लेक्चर अभी हमें एपिथेलियल में लगे हैं उतना ही टाइम, उससे कम टाइम ही कनेक्टिव में लगेगा, लेकिन इसको हम लोग बढ़िया तरीके से यूज कर रहे होंगे। ठीक है, चलो भैया एनसीईआरटी पढ़ लें। और अब आप देखोगे ना, आपको हंसी आ जाएगी एनसीईआरटी देख के। देखो भाई, चलो प्रैक्टिकल दिखाता हूं। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर बाय लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। सेल्स कॉम्पैक्टली पैक होते हैं तो बीच में इंटरसेलुलर मटेरियल ज्यादा नहीं रहता, राइट। तो आपको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, मैंने क्या बोला है, स्ट्रक्चरल एंड केमिकल लिंक्स प्रोवाइड करने होते हैं। फंक्शनल, फंक्शन कौन करता है, केमिकल्स ही तो करते हैं। आदान प्रदान होना चाहिए इन सेल्स के बीच में। तो 3 प्रकार के जंक्शंस यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। पहला ही जंक्शन है, नाम है टाइट जंक्शन। सवाल पूछा गया है, ब्लू से हाईलाइटेड है। टाइट कर दोगे आप ढक्कन को तो सब्सटेंस लीक नहीं कर पाएगा, तो स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द सेल और अक्रॉस द टिश्यू। एडहेरिंग यानी आप क्या कर दोगे, चीजों को चिपका दोगे तो 2 सेल्स को आप सीमेंट कर रहे हो साथ में। नेबरिंग सेल्स को साथ रखने के लिए सीमेंट कर दिया, तो सीमेंट शब्द या ग्लू शब्द एडहेरिंग में यूज हो जाएगा। गैप जंक्शन मतलब आपके सेल्स के बीच में आपने गैप बना दिया है जिससे सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर पाए और आपका साइटोप्लाज्म 2 सेल्स का कनेक्ट हो जाए, जिससे आयंस या स्मॉल मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो पाए। और समटाइम्स, है ना, हमेशा नहीं, कुछ बार आपका, मैंने भी लिखा है, समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल भी आपके क्या हो पाए, आपके इससे ट्रांसफर हो पाए। 2021 में सवाल आया है टाइट जंक्शन के ऊपर और गैप जंक्शन के ऊपर। दोनों को बताना था कि भाई टाइट जंक्शन पे एक स्टेटमेंट दी थी, गैप जंक्शन पे कौन सी करेक्ट है। और 2015 में सिर्फ और सिर्फ गैप जंक्शन पे सवाल आया है। डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा सिंपल सा ये टॉपिक है। करेक्ट। आज आपका क्या होगा, डीपीपी भी आपके पास आएगी तो आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपको और मजा आ जाएगा। ये सवाल करो भाई, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट सॉल्व करो। नाम से सॉल्व हो जाएगा, लिख के दे रहा हूं। टाइप ऑफ जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकेज। अगर किसी चीज को लीकेज से बचाना है तो क्या करोगे, अगर किसी सब्सटेंस को लीकेज से बचाना है तो क्या करोगे, फटाफट मुझे बता दो। भाई किसी सब्सटेंस को अगर लीकेज से बचाना है तो क्या करेंगे, ढक्कन टाइट कर देंगे। किसी चीज को लीकेज से बचाना है तो ढक्कन कर देंगे टाइट। ढक्कन कर दिया है टाइट तो उत्तर हो जाएगा टाइट जंक्शन। 2 सेल्स को चिपकाना है, सीमेंट करना है तो एडहेरिंग जंक्शन। 2 सेल्स के बीच में गैप देना है, उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना है फॉर मूवमेंट ऑफ आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल, समटाइम लार्ज मॉलिक्यूल, देन गैप जंक्शन। नाम से ही उत्तर फोड़ दोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 90% रिजल्ट। 92% यार, कमाल। ये ले लो भाई, है ना, यू डिजर्व दिस। आ जाओ भैया, ये तो आपका कनेक्टिव टिश्यू का सवाल है। अगले पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर जंक्शन क्रिएट अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। चीजों के बीच में कनेक्शन बन रहा है तो प्रोटीन कौन सा होगा, कॉनेक्सिन प्रोटीन। और 2 सेल्स के बीच में कनेक्शन है, आदान प्रदान हो रहा है, साइटोप्लाज्म जुड़ चुका है, तो कौन सा जंक्शन होगा। ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए भैया जी, है ना, अगर मुझे लीकेज रोकनी है तो मैं ढक्कन को टाइट कर दूंगा, यानी टाइट जंक्शन वहां पर काम आएगा। अगर मुझे 2 सेल्स को चिपकाना है आपस में तो सीमेंटिंग जंक्शन वहां पर काम आएगा, एडहेरिंग जंक्शन काम आएगा। और अगर मुझे उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना है जिससे कि उनके बीच में मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान बढ़िया तरीके से हो पाए, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर आपका लेकर आ जाऊंगा गैप जंक्शन। ऑक्लूडिंग जंक्शन किसको कहा जाता है, चैट सेक्शन में बताइए। ऑक्लूडिंग जंक्शन किसको कहा जाता है, इन्हीं में से एक बहरूपिया है। हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, पढ़ा है भैया मैंने। टाइट जंक्शन के बगल में ब्रैकेट में क्या लिखवाया था, इसको कहा जाता है जोना ऑक्लूडेंस। और प्रोटीन कौन सा है इसमें, ऑक्लूडिन प्रोटीन। तो ये जो आपका ऑक्लूडिंग जंक्शन है ये कौन सा है, ये एक्चुअल में आपका टाइट जंक्शन ही है। अब ऐसे सवाल के अंदर जब ऑप्शन आ जाते हैं ना तो आप सोचते हो कि यार कुछ मिस हो गया, सर ने कुछ शायद नहीं पढ़ाया या कम पढ़ाया है।
एंड दैट्स वाई हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं कि अगर कोई बाहर का ऑप्शन भी आए तो वो आपको सताए ना, आपको सब कुछ पता हो, आप एलिमिनेट कर पाओ, कोई दिक्कत जो है आपके जीवन में ना रहे। उत्तर हो जाएगा 3 आए। भाई बी क्यों कर दिया? भाई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को आप जोड़ रहे हो, आदान प्रदान बढ़ा रहे हो। आदान प्रदान अगर बढ़ा रहे हो, अगर दो सेल्स मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज कर रहे हैं तो गैप चाहिए ना एक्सचेंज के लिए, गैप जंक्शन। ये जो आपने कर दिया एडेरिंग जंक्शन, यहां पर मैंने एक ही शब्द बताया था, या तो सीमेंट या ग्लू, ये दो शब्द आए तब आपको मार्क करना है आपका एडेरिंग जंक्शन, उसके अलावा नहीं। सिंपल सिंपल है जी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं और हमारी और बातों को डिस्कस करते हैं, है ना। ये सवाल तो आपका फाइबर का है, अभी नहीं हो पाएगा, थोड़ी देर बाद हो पाएगा, है ना। यहां तक सबको क्लैरिटी है? एपिथेलियल टिश्यू सब लोगों को समझ में आ चुका है? रिवीजन लेना चाहोगे एपिथेलियल टिश्यू का? फटाफट बताइए। आज तक हमने जितनी भी बातें करी हैं उन सभी बातों में से मेन बातों का रिवीजन लेना चाहोगे? मात्र 5 मिनट के अंदर फटाफट बताइए, थम्स अप दीजिए, लाल कलर के दिल दीजिए, जिससे कि मैं आपको रैपिड ताबड़तोड़ रिवीजन करा सकूं और आप लोग एकदम खुश हो जाएं कि वाह सर मजा आ गया। बताइए फटाफट, रिवीजन के लिए सब लोग तैयार हैं? खेला शुरू किया जाए। यस, बहुत शानदार। आइए, मैंने आपको बताया कि एनिमल्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं ये होते हैं 4 प्रकार के। एनिमल टिश्यूज होते हैं आपके 4 प्रकार के, है ना। इनमें से आपका पहला जो है ये आपका क्या हो जाएगा? एनिमल टिश्यूज होते हैं 4 प्रकार के, आपका इनमें से पहला क्या हो जाएगा? एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद हो जाएगा आपका कनेक्टिव टिश्यू, देन हो जाएगा मस्कुलर टिश्यू एंड देन नर्वस टिश्यू। अभी हमने एक ही पढ़ा है तो इसी पे कोर फोकस रखते हैं। पहला हो जाएगा आपका एपिथेलियल टिश्यू। मेरे साथ साथ चैट में लिखते रहिएगा, जब भी मैं कोई एग्जांपल पूछूं तो चैट में लिखते रहना मेरे दोस्त, है ना। चैट चटाचट करते रहना। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू, या इसको नर्वस टिश्यू भी कहा जाता है। आप जो कहना चाहें आप कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये कितने टाइप का था? सर ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये आपका मेजरली 2 टाइप का था, है ना। फर्स्ट टाइप का जो एपिथेलियल टिश्यू है इसको हम कह रहे थे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरे टाइप को हम लोग कह रहे थे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, राइट। पहला जो है ये है आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, तो मैं सिंपल ईटी लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरे को मैं लिख रहा हूं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, राइट। इन दोनों में क्या फर्क है आज ही पढ़ा था। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मतलब इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल है, और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू मतलब इसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स है, करेक्ट। अब ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ये आपका कितने टाइप का था? ये आपका फर्दर 3 टाइप का था। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सेल की शेप के हिसाब से इसको हमने 3 टाइप में बांटा, राइट। पहला जो है वो है आपका सिंपल स्क्वैमस, यानी पतले पतले सेल यहां पर पाए जाएंगे। सिंपल स्क्वैमस के एग्जांपल्स एक बार लिख दीजिए, चैट बॉक्स भर दीजिए भैया। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल आपका कहां पर पाया जाता था? लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल में। आपका ब्लड वेसल्स जो है आपका आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनकी लाइनिंग में, और आपका एयर सेक्स में यानी आपका एल्वियोलाई में पतली सी डिफ्यूजन बाउंड्री बना रहा था आपका कौन? स्क्वैमस एपिथेलियम। दूसरा आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसमें क्यूब लाइक सेल्स थे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहां पर पाया जा रहा था? क्यूबॉइडल एपिथेलियम को हम प्यार से जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम कहां पाया जाएगा? आपका जर्म सेल्स में पाया जाएगा, यानी मेल के अंदर आपका कौन बनाता है जर्म सेल्स? टेस्टिस। एंड आपका जर्म सेल कहां पाए जाते हैं फीमेल में? ओवरी में। इसके अलावा अगर आप देखें तो यह पाया जाता है आपका ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, है ना। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में अगर आप देखें तो पीसीटी, डीसीटी में ये पाया जाता है,
है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे यहां पर क्या माइक्रोविलाई भी पाई जाती है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो माइक्रोविलाई पाई जाती है। तो ये ब्रश बॉर्डर का एक एग्जांपल था। तीसरा एग्जांपल क्या है क्यूबॉइडल का, स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, स्मॉल को अंडरलाइन करना है, पेनक्रियाज और सलाइवरी मैंने बताया था। स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड जैसे पेनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड। ये आपका टोटल क्यूबॉइडल हो गया। इसके बाद देखो भैया जी, इसके बाद आपका हो गया कोलमनार। कोलमनार कहां पर पाया जा रहा था, कोलमनार आपको पाया जाता है लाइनिंग ऑफ, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में और इंटेस्टाइन में। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसमें से माइक्रोविलाई कहां पर पाई जा रही थी, इसमें से माइक्रोविलाई आपकी कहां पाई जा रही थी, स्मॉल इंटेस्टाइन पे पाई जा रही थी, है ना। तो ये भी आपका क्या था, ब्रश बॉर्डर था। यहां पर क्या पाई जा रही थी, आपकी माइक्रोविलाई पाई जा रही थी। ये आपके बेसिक एग्जांपल थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो क्यूबॉइडल और कोलमनार है, ये अपने आप को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, है ना। ये जो आपके क्यूबॉइडल और कोलमनार हैं, ये अपने आप को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और इनके ऊपर सिलिया भी आ सकता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, सिलिएटेड कहते हैं। सिलिएटेड आपका किसमें पाया जा रहा था दोस्त, सिलिएटेड आपका पाया जा रहा था ब्रोंकियोल्स में और फेलोपियन ट्यूब्स में। ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब में आपका सिलिया पाया जा रहा था। इसके अलावा अगर आप देखो तो सूडो स्ट्रेटिफाइड जो होता है आपका यूनिलेयर, लेकिन लगता है स्ट्रेटिफाइड, लगता है मल्टीपल लेयर, क्योंकि यहां पर छोटे बड़े साइज के सेल्स होते हैं। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड पे भी सिलिया पाया गया था, सिलिएटेड था। क्या है एग्जांपल इसका, आपका ट्रेकिया, यूनिक एग्जांपल था आपका ट्रेकिया। और इसके अलावा हो सकते हैं ये दोनों के दोनों ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर मतलब कुछ कुछ बनाएंगे, कुछ कुछ चीज सिक्रीट कर रहे होंगे। अगर ग्लैंडुलर है और यूनिसेलुलर है तो आपका क्या बना रहा होगा, ये म्यूकस बना रहा होगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गॉबलेट सेल। और बड़े जो आपके ग्लैंड्स हैं दे आर मल्टी सेल्यूलर, जैसे कि आपका सलाइवरी ग्लैंड हो गया, पेनक्रियाज हो गया, दे आर मल्टी सेल्यूलर इन नेचर, जैसे कि आपका पेनक्रियाज हो गया। इसके अलावा कौन क्या बनाता है उस हिसाब से भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। अगर कोई हार्मोन बनाता है तो एंडोक्राइन, अगर एंजाइम बनाता है, ईयर वैक्स बनाता है, नाक का म्यूकस बनाता है तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सोक्राइन हो जाएगा। और पेनक्रियाज इज मिक्स्ड ग्लैंड, इट इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ये आपका दोनों बनाता है, एंजाइम हार्मोन दोनों बनाता है, करेक्ट। इसके अलावा कंपाउंड एपिथेलियम अगर आप देखें, इसके अलावा कंपाउंड एपिथेलियम अगर आप देखें तो कंपाउंड एपिथेलियम आपका कहां कहां पाया जाता है। कंपाउंड एपिथेलियम में हमने 3 बाइफर्केशन करी। कंपाउंड एपिथेलियम में पहली जो बाइफर्केशन है यह है केराटिनाइज्ड, यानी ऐसे बॉडी के पार्ट जहां पे केराटिन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या हो जाएगी आपकी स्किन। अगर यहां पर देखें आप तो दूसरा पार्ट हो जाएगा नॉन केराटिनाइज्ड, एंड नॉन केराटिनाइज्ड में आपका मेन क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा मॉइस्ट पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी, अंदर के पार्ट हो जाएंगे मॉइस्ट पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के जस्ट बाद आपका क्या आ जाएगा, फेरिंग्स आ जाएगा, इनिशियल पार्ट ऑफ ईसोफेगस आ जाएगा, आपका वजाइनल कैविटी आ जाएगी, एंड सो ऑन। और इसके अलावा आपके क्या हो जाएंगे, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, लार्ज डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स जो हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, लार्ज डक्ट आपके यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, करेक्ट। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका ट्रांजिशनल, यानी आपका एक्सटेंसिबल, यानी आपका स्ट्रेचेबल कहां पाया जाएगा, इसे यूरोथीलियम कहा जाता है। तो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, जैसे कि आपका यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, रीनल पेल्विस, या यूरिनरी ब्लैडर भी लिख लोगे तो भी काम चल जाएगा। खेल खत्म, बस ये बात है। और अब अगर आप देखो तो इतना बड़ा खेल एक तरफ, और अब अगर आप देखो तो कुछ भी नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है भैया जी, कनेक्टिव टिश्यू में होता है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आता है आपका एरियोलर टिश्यू, अडाइपोस टिश्यू, है ना, एरियोलर और अडाइपोस। उसके बाद होता है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर में आते हैं आपके टेंडन और आपका लिगामेंट, और उसके अलावा होता है आपका इररेगुलर डेंस टिश्यू। फिर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आता है आपका ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज एंड सो ऑन। 3-4 एग्जांपल्स हैं जो कि रेलेवेंट है। अब ये तो आपने कहीं नहीं सुना था आज से पहले,
सिंपल एपिथेलियल, कंपाउंड एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड, यूरोथेलियम, ट्रांजिशनल, कभी नहीं सुना था। लेकिन अब जो है ब्लड सुना हुआ है, बोन सुनी हुई है, कार्टिलेज सुनी हुई है, लिगामेंट सुना हुआ है, टेंडन सुना हुआ है। इनमें से अधिकतर आपने सुने हुए, अडाइपोस टिश्यू, फैटी टिश्यू सुना हुआ है, अधिकतर सुने हुए हैं, तो टेंशन नहीं है, चीजें समझ में आ जाएंगी। ये सुने हुए नहीं थे। मस्कुलर टिश्यू, 3 प्रकार की मसल्स हैं आपकी। स्केलेटल मसल जो स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी हुई है, बाइसेप ट्राइसेप स्केलेटल मसल जो आप खुद कंट्रोल कर सको। मेरी बॉडी अगर मैं फुला सकता हूं तो अपनी मर्जी से फुला सकता हूं मेरे भाई, है ना, दिस इज इन माई कंट्रोल, तो स्केलेटल मसल। कार्डियक मतलब हार्ट, कार्डियक हार्ट मसल। स्केलेटल और कार्डियक को छोड़ के बॉडी में जो बचा स्मूथ मसल, याद ही नहीं करना, खत्म। न्यूरल टिश्यू, ब्रेन, नर्वस सेल्स, बस। यानी अब आगे एग्जांपल्स नहीं है बहुत ज्यादा, अब आगे दिक्कत नहीं है, जो भसूड़ी थी वो खत्म हो गई है। यहां पर जितने एग्जांपल्स याद करने थे वो सारे कर लिए, और ज्यादा भी नहीं है। ये आपको लग रहे हैं ज्यादा, लेकिन अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर चीज के पीछे का लॉजिक हमको समझ में आ चुका है। सिलिएटेड क्यों चाहिए, माइक्रोविलाई वाली क्यों चाहिए, सूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों चाहिए, सब चीज का लॉजिक है तो हमारे पास, तो टेंशन नहीं लेनी है दोस्त, है ना। चलिए, टेस्ट का सिलेबस उतना ही होगा जो दोस्त मैं कराऊंगा आपको, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, है ना। हम लोग दोबारा से स्क्रैच से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो टेस्ट का सिलेबस मेरे हिसाब से होगा, डोंट वरी। जो मैंने पढ़ा है उससे बाहर नहीं आएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आइए दोस्त, यहां तक का खेला खत्म हो चुका है। आर यू श्योर कि अब आपको मैं कोई भी सवाल पूछ लूं एपिथेलियल टिश्यू में तो आप कर देंगे? अगर आप एपिथेलियल टिश्यू कर चुके हैं तो आप मान के चलिए एपिथेलियल टिश्यू एक तरफ और बाकी तीनों टिश्यू एक तरफ, यानी आप मान के चलिए 50% ऑफ योर टास्क इज कंप्लीटेड। क्योंकि इस चैप्टर में आपका ब्लड नहीं गिवन है, ब्लड मैं आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से कराऊंगा, और जब मैं आपको मसल पढ़ाऊंगा तो मैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट की एनसीईआरटी भी लेके आऊंगा, एक ही लेक्चर में सब खत्म हो जाएगा, राइट। तो टेंशन नहीं लेनी है। अब हम उड़ा के रख देंगे भैया, जो हमारे सामने आएगा तोड़ फोड़ मचा के रख देंगे, खेल खत्म कर देंगे, है ना। बहुत शानदार। अब हम लोग ऑलरेडी कुछ बातें जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। मुझे यह बताइए कि कनेक्टिव टिश्यू की अबंडेंसी क्या होती है, यानी कितना पाया जाता है ये आपके बॉडी के अंदर, सबसे ज्यादा, सबसे कम, मीडियम, कहां पाया जाता है, बताइए। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके शरीर में सबसे अबंडेंट टिश्यू कौन सा है, नर्वस, मस्कुलर, कनेक्टिव या एपिथेलियल, तो आप क्या बोलेंगे? मोस्ट अबंडेंट है ना, मोस्ट अबंडेंट है, करेक्ट है, मोस्ट अबंडेंट है भैया जी, मोस्ट अबंडेंट है। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी। क्यों भैया सबसे अबंडेंट क्यों है? मैंने आपको रीजन बताया था, क्योंकि नाम ही है कनेक्टिव टिश्यू, हर टिश्यू को कनेक्ट करने का काम यही कर रहा है। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जहां जहां एपिथेलियल टिश्यू वहां वहां आपका कनेक्टिव टिश्यू, राम लखन की जोड़ी थी, मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू के नीचे पाई जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती है आपकी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, यानी जहां जहां कनेक्टिव टिश्यू होगा वहीं वहीं एपिथेलियल टिश्यू आपका हो पाएगा। एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव के ऊपर ही बैठता है। मेन फंक्शन क्या है? टू कनेक्ट, नाम यह कनेक्टिव टिश्यू, टू कनेक्ट, सपोर्ट अदर टिश्यूज। और एक आपका सबसे स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम कहते हैं ब्लड। तो ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है आपका ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग सेल्स में। तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, टू ऑल सेल्स ऑफ बॉडी। पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें ट्रांसपोर्ट का काम कौन करेगा? ब्लड ही लेकर के जाता है, आपका सर्कुलेट होता है हर जगह पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को। तो ये काम कौन करेगा? ये भी कनेक्टिव टिश्यू करेगा। तभी तो हम कह रहे हैं सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है ना। तो ट्रांसपोर्ट है, सपोर्ट है ना, मोटिवेशन दे रहा है सबको, यही कर रहा है। डराइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू की अगर आप बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू में तीनों प्रकार के जर्म लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे इन इट्स फॉर्मेशन। आपका एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तीनों के तीनों।
अगर आप न्यूरल टिश्यू की बात करें तो सिर्फ एक्टोडर्मली डेराइव्ड होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों के दोनों मीजोडर्मली डेराइव्ड होते हैं। तो डेराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, डेराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म लेयर, है ना, डेराइव फ्रॉम मीजोडर्म लेयर। और मेरे भाई मुझे बता दो, मीजोडर्म के सेल्स, ऐसे सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, इनको क्या कहा जाता है? स्पेशल नाम दिया था। मीजोडर्म से ही मस्कुलर टिश्यू बन रहा था, मीजोडर्म से ही कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशल नाम दिया था इन सेल्स को। इन्हें क्या बोला था? मीजनकाइमल सेल्स। पहला लेक्चर जाकर के देखना, है ना, है ना। मीजनकाइमल सेल्स फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू, mesenchymal cells forms connective tissue, mesenchymal cell forms connective tissue। रिलेशन विद एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के साथ इसका रिलेशन क्या है भैया? ये है अगर हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो इस बेसमेंट के मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाया जा रहा है? इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जा रहा है एपिथेलियल टिश्यू। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जा रहा है एपिथेलियल टिश्यू, और यहां पर आपके न्यूक्लियस है। समझ लीजिए हमने कॉलमनार बना दिया है। इसके नीचे आपका क्या पाया जाएगा? इसके नीचे आपका क्या पाया जाएगा? इसके नीचे पाया जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, है ना। इसके नीचे पाया जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर आप रिलेशन देखें तो दिस इज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्शन देखें तो दिस इज एपिथेलियल टिश्यू, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। आधी बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन बनाता है? आधी बेसमेंट मेम्ब्रेन आपका कौन बनाता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट कौन बनाता है? एपिथेलियल टिश्यू। और नीचे वाला पार्ट कौन बनाता है? कनेक्टिव टिश्यू, है ना। ये आपका क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू। ये आपका क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू। तो जहां जहां एपिथेलियल टिश्यू, उसके नीचे कंपल्सरीली प्रेजेंट कौन होगा? कनेक्टिव टिश्यू। ये इसका एपिथेलियल टिश्यू के साथ नाता है, रिश्ता नाता। तो ये सारी बातें तो हमें पहले से ही पता थी, इसीलिए मैं सिर्फ पॉइंट्स लेकर के आया था, है ना। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है हमारी बॉडी में, मेन फंक्शन इसका कनेक्शन सपोर्ट प्रदान करना है या ट्रांसपोर्ट कराना है। मीजोडर्मल ओरिजिन होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू और आपका मस्कुलर टिश्यू का। एंड यहां पर एपिथेलियल टिश्यू जहां जहां होगा, उसके नीचे कौन होगा? उसको सपोर्ट करने के लिए या कनेक्शन के लिए कौन होगा? आपका कनेक्टिव टिश्यू होगा। यह बात पहले से पता थी, राइट। अब हमें देखना है कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें होता क्या क्या है। सिर्फ नाम लिख लो, 2 मिनट का खेल बचा हुआ है ना। और वैसे भी हमारा टाइम रहता है भाई अभी 18 मिनट रहती है, और 18 मिनट बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है 18 मिनट, है ना। तो पहले अगर छूटोगे तो फिर वही बात है भाई, है ना। आगे चल के बोलोगे सर जल्दी सिलेबस कराओ, सर हमारे टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, दिक्कत है ना। इसलिए आराम से मेरे को 10 मिनट दे दीजिए, उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे, आपके डाउट्स ले लेंगे, आपको छोड़ देंगे। कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अलग अलग कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर बोन भी है ना, आपका यहां पर ब्लड भी है, कार्टिलेज भी है, आपका लिगामेंट भी है, टेंडन भी है। इनमें सारे जो पार्ट्स पाए जाते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहला जो पार्ट है ये है आपके सेल्स, ये है आपके सेल्स। मुझे ये बताइए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो थी, मुझे बताइए बेसमेंट मेम्ब्रेन जो थी, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कह रहे थे? बेसल लमाइना। और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कह रहे थे? रेटिकुलर लमाइना। हाँ या ना? हाँ सर। ये जो ऊपर वाली लेयर थी जो आपका एपिथेलियल टिश्यू बना रहा था, ये किसकी बनी थी? म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी थी, म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी थी। और नीचे वाली जो रेटिकुलर लेयर थी किसकी बनी थी? रेटिकुलर फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स की बनी थी। मानते हो? ये रेटिकुलर लमाइना कौन बना रहा था? ये रेटिकुलर लमाइना कौन बना रहा था? कनेक्टिव टिश्यू बना रहा था, कनेक्टिव टिश्यू बना रहा था। यानी इस कनेक्टिव टिश्यू के पास कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो फाइबर्स बना सकते हैं। क्या रिलेट करके समझ पा रहे हो इस चीज को? भाई रेटिकुलर लमाइना आपके कनेक्टिव टिश्यू ने ही तो बनाई थी, यानी कनेक्टिव टिश्यू के पास ये पोटेंशियल है। कनेक्टिव टिश्यू के पास कुछ ऐसे सेल्स हैं जो फाइबर बनाते हैं, और ऐसे सेल्स जो फाइबर बनाए उन्हें हम कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब बनाना, क्लास्ट, सी फॉर क्लास्ट मतलब खा जाना। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियो मतलब बोन, ऐसे सेल जो बोन के सेल बनाए, ऑस्टियोब्लास्ट ऐसे सेल्स जो उन्हें खा जाएं,
बोन के सेल्स को खा जाए, ऑस्टियोक्लास्ट, है ना। तो ब्लास्ट का मतलब बनाना। तो यहां पर क्या है भैया, यहां पर आपके कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो फाइबर्स मैट्रिक्स बनाते हैं, फाइबर्स बनाते हैं। तो पहला आपका क्या होगा सेल, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रो मतलब फाइबर, ब्लास्ट मतलब बनाना, सिंथेसिस। तो ये क्या बनाएगा, फाइबर बनाएगा और मैट्रिक्स भी बनाएगा, है ना। जो इन सेल्स के बीच में सामान भरा रहेगा, माल भरा रहेगा, वो आपका मैट्रिक्स भी बनाएगा। सिंथेसाइज फाइबर प्लस मैट्रिक्स। फाइब्रोब्लास्ट ही आपके मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, फाइबर प्लस मैट्रिक्स, ठीक है। ये है आपके फाइब्रोब्लास्ट सेल। दूसरे प्रकार के सेल्स क्या पाए जाएंगे इनमें, कौन कौन से पाए जा सकते हैं, आपके मोनोसाइट पाए जा सकते हैं, मोनोसाइट पाए जा सकते हैं। तीसरे क्या हो जाएंगे, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज, मैक्रो मतलब बड़े, फेज मतलब फैगोसाइटिक, यानी बाकी जो आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है, कोई डेड सेल है तो उसको खा जाएंगे, उसको खत्म कर देंगे, मैक्रोफेज, है ना। मैक्रो का मतलब लार्ज सेल होते हैं, लार्ज। और फैग का मतलब क्या है, फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगो मतलब ईट करना, साइटोसिस मतलब सेल को, यानी सेल ईटिंग करते हैं, है ना। अभी सेल बायोलॉजी में पढ़ रहे होगे ना, फैगोसाइटोसिस सेल को खा जाना, है ना, सॉलिड मटेरियल को खा जाना। पीनोसाइटोसिस, पीनोसाइटोसिस लिक्विड मटेरियल को खा जाना, राइट। तो ये क्या है, मैक्रोफेज है। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। भाई आप की बॉडी में कोई घुस जाए फॉरेन मटेरियल, तो उससे आप लड़ते हो ना हथियार बनाकर, एंटीबॉडीज बनाकर, तो प्लाज्मा सेल बनाते हैं। पांचवा अगर आप देखो तो यहां पर हो सकते हैं एडिपोज सेल्स या फैट सेल्स। आपकी बॉडी में फैट स्टोर होता है, आपकी स्किन के नीचे फैट स्टोर हो रखा है ना, वो आपके एडिपोज या फैट सेल्स में हो रखा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, इनके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन ये सेल्स तो हैं आपके मेन सेल्स हैं। अब ये जो आपका फाइब्रोब्लास्ट है क्या करता है, मैट्रिक्स बनाता है। ये मैट्रिक्स आपकी किसकी बनी होती है, ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी किसकी बनी होती है, यूजुअली मेड ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड मतलब वही म्यूकस लाइक होगी, जेली लाइक होगी, चिपचिपी, है ना, आपकी जेली लाइक होगी। और अगर आप अलग अलग टिश्यूज में देखो तो ये जो आपकी मैट्रिक्स है ये अलग अलग टाइप की हो सकती है, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। रेफरेंस ले लो, यहां पर रेफरेंस ले लो भैया। ये जो आपकी मैट्रिक्स है ये कैसी होगी, सॉलिड इन बोन, है ना, सॉलिड एंड नॉन प्लायबल। क्या हड्डी को मोड़ सकते हो आप, क्या हड्डी को मोड़ सकते हो, नहीं, सॉलिड होती है, तो इट इज कॉल्ड एज सॉलिड एंड नॉन प्लायबल। जैसे मेरा फोन है तो ये मुड़ नहीं सकता, जैसा है वैसा ही रहेगा, मुड़ेगा बहुत जोर लगाऊंगा तो टूट जाएगा, तो हड्डी टूटती ही है। ऐसा नहीं है कि आपकी सी शेप हड्डी हो गई, ये जो ऐसी है सीधी, ऐसा नहीं है कि इसको मोड़ दिया, है ना। तो ये क्या है, आपकी सॉलिड एंड नॉन प्लायबल होती है बोन के केस में। लेकिन अगर आप देखो तो सॉलिड एंड प्लायबल होती है इन कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है ना, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, यानी ये थोड़ा बहुत अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कॉपी है यार यहां पे, है ना। अब ये क्या है, इस पे मैं अगर जोर लगा रहा हूं, है ना, तो ये आपकी प्लायबल है ना। ऐसा नहीं है कि इतनी सॉलिड है कि डायरेक्टली टूट ही जाएगी, टुकड़े ही हो जाएंगे, नहीं, ये प्लायबल है, तो ये अपने आप को बचा लेती है। मैं अगर ऊपर से जोर लगा रहा हूं तो ये मुड़ जाएगी, तो अपने आप को बचा लेगी, बाद में जब मैं अपना हाथ हटाऊंगा ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी, है ना। तो इट इज सॉलिड एंड प्लायबल, है ना, प्लायबल है, मुड़ तुड़ सकती है। इसके बाद और देखो, और बताओ भाई, और बताओ, लिक्विड इन ब्लड,
ब्लड में मैट्रिक्स कैसी है? लिक्विड है, बहता रहता है ना? तो ब्लड में कैसी है? लिक्विड है। यानी ये जो आपकी मैट्रिक्स है ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है, सॉलिड और एकदम मुड़ तुड़ ना पाए, नॉन प्लाइबल, ऐसी भी हो सकती है। थोड़े से इसके अंदर फाइबर्स कम हो तो हल्का सा क्या हो सकती है? मुड़ भी सकती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो सकती है। और आपका ब्लड जो है एकदम ही खेल खत्म हो जाएगा भैया यहां पर, तो आपकी एकदम ही लिक्विड यहां पर क्या देखने को मिलेगी? आपको मैट्रिक्स देखने को मिलेगी। यहां देखिए फाइबर, फाइबर कौन बना रहा है? फाइबर भी आपका कौन बना रहा है? फाइब्रोब्लास्ट सेल बना रहे हैं। तो फाइबर जो है आपके यूजुअली किस टाइप के होते हैं? दो प्रकार के मेन फाइबर्स होते हैं आपके, कोलेजन प्लस इलास्टिन। मैंने आपको बताया था कि कोलेजन एनिमल वर्ल्ड में पाए जाने वाला दुनिया का सबसे अबंडेंट प्रोटीन है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यही प्रोटीन पाया जाता है एनिमल्स के केस में। प्लांट के केस में रुबिस्को सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है। तो जो कोलेजन है इसको क्या कहा जाता है? व्हाइट कलर से लिख लो जिससे याद रहे, व्हाइट फाइबर। विजुअल मेमोरी पे काम करिए, है ना? व्हाइट से लिखेंगे तो याद रहेगा, व्हाइट फाइबर, है ना? आप तो कॉपी पे व्हाइट से नहीं लिख सकते, पर विजुअल ध्यान रखिए मेरे नोट्स को। इलास्टिन क्या है आपका? येलो फाइबर है, येलो फाइबर है। और मैं चाहता हूं आप बहुत सेफ रहें जीवन में, है ना? हर टीचर चाहता है कि उनके बच्चे सेफ रहें। सेफ की स्पेलिंग अलग है बस यहां पर, है ना? यहां पर क्या है आपका? स्ट्रेंथ देते हैं फाइबर, जाहिर सी बात है फाइबर आर रस्सा लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रेंथ देंगे। इलास्टिसिटी, अब नाम ही क्या है यहां पर? इलास्टिन है तो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा ना भैया। इसको खींच सकते हैं, है ना? जैसे बलून है अपना यहां पर, इसको खींच सकते हैं ना, तो ये वापस अपनी शेप गेन कर लेगा। दिस इज इलास्टिसिटी, है ना? तो आपका इलास्टिन जो है ये चीजों को बड़ा छोटा कर सकता है, इलास्टिसिटी। एंड यहां पर देखें फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी में फर्क है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी में फर्क है। इलास्टिसिटी मतलब बड़ा छोटा हो जाना, फ्लेक्सिबल मतलब अपनी शेप को थोड़ी सी देर के लिए चेंज करना, बाद में अपनी जगह पर आ जाना, है ना? सो अगर मेरा हाथ है इसको मैं ऐसे मोड़ पा रहा हूं, दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी, है ना? अगर ये मेरा हाथ बड़ा हो जाता फिर छोटा हो जाता, दैट इज इलास्टिसिटी। तो तीन चीजें हैं यहां पर, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये कौन देता है? आपका फाइबर। सिंपल सी बात है भाई, कुछ नहीं किया, अभी तक जो पढ़ा था उसी को रिपीट किया है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि चाहे न्यूरल टिश्यू हो, मस्कुलर टिश्यू हो, एपिथेलियल टिश्यू हो, सबको कनेक्शन, सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? आपका कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के साथ इसका खास रिश्ता है, जहां जहां एपिथेलियल वहां वहां बेसमेंट के नीचे इसका कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। मीजोडर्मली डेराइव्ड होता है, मीजोडर्म की लेयर से बनता है। मेन फंक्शन जैसा मैंने बताया कनेक्शन, सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट का होता है। अब यहां आप बेसमेंट मेम्ब्रेन को देख रहे हो, तो एपिथेलियल टिश्यू कौन सा पार्ट बनाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का? म्यूकोपॉलीसेकेराइड वाला। और कनेक्टिव टिश्यू कौन सा बनाता है? रेटिकुलर लेमाइना फाइबर वाला। यानी कनेक्टिव टिश्यू के पास ये प्रॉपर्टी है, ये ताकत है कि वो फाइबर बना पाए। तो यहां पे आपके सेल्स होते हैं जो खुद का फाइबर और मैट्रिक्स बनाते हैं। तो यहां पे फाइबर बनाने वाले सेल हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाले सेल्स हैं, आपके बैक्टीरिया को खाने वाले सेल्स हैं, एंटीबॉडी बनाने वाले सेल्स हैं, फैट स्टोर करने वाले सेल्स हैं। इसके अलावा और भी हैं जिनको धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे। यहां पर देखिए मैट्रिक्स जो है ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनती है, लेकिन कहीं आपका फाइबर की वजह से बहुत ज्यादा टाइट हो सकती है, जैसा कि हड्डी के अंदर, कहीं थोड़ा सा मीडियम लेवल हो सकता है जैसा आपका कार्टिलेज के अंदर, और कहीं एकदम लिक्विड मैट्रिक्स हो सकती है जैसा कि आपका ब्लड के अंदर। एंड लास्ट पार्ट हमारा बचा है फाइबर, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर यहां पर पाए जाते हैं, जिनको हम व्हाइट और येलो फाइबर कहते हैं रिस्पेक्टिवली। एंड ये तीन प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसको हम कह रहे हैं सेफ, SEF। आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी एंड आपका फ्लेक्सिबिलिटी। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब आगे पढ़ेंगे अगली कक्षा में। इतना जुल्म बहुत है भाई तुम पे आज के दिन में। एनसीईआरटी में कुछ मिलेगा नहीं कनेक्टिव टिश्यू का, क्योंकि जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। एक आधी बात मिलेगी कि मोस्ट अबंडेंट है ना, कनेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स को। बाकी नीचे की जो बात है वो कल स्टार्ट होगी, तो कल ही हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। यहां पर देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम, फाइब्रोब्लास्ट सेल है, फाइबर बना रहा है, तो फाइबर यहां से निकल रहे हैं, है ना? ये आपके फैट स्टोर करने वाले एडिपोसाइट सेल हैं। ये आपका मैक्रोफेज है, बड़ा है, इर्रेगुलर शेप है मैक्रोफेज। ये आपका मस्त सेल है, मस्त सेल यहां पर है। ये आपका प्लाज्मा सेल हो गया, है ना? इस हिसाब से कई सारे सेल बनाए। ब्लड वेसल आ गए यहां पर। देयर आर सो मेनी थिंग्स। ये कोलेजन फाइबर है जो यहां बन रहा है, पीछे जो लाल कलर का आ रहा है ये इलास्टिन फाइबर है,
है ना। ये आपके फैट स्टोरिंग सेल हैं, वो देखो ये वाले जो है इनको बड़ा करके दिखाया हुआ है, ये आपके अडाइपोज सेल्स हैं, फैट स्टोरिंग। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे आराम से, है ना। देखते हैं एक आधा सवाल यहां से बन सकता है, नहीं बन सकता है, बना दो फटाफट। Which of the following tissue performs special function of linking and supporting other tissues and organs of the body? बाकी सारे जितने भी टिश्यूज ऑर्गन्स हैं आपके शरीर के अंदर, उनको लिंक करने का, सपोर्ट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर या न्यूरल टिश्यू? फटाफट बता दीजिए। सर थोड़ा और पढ़ा देते हैं। बिल्कुल पढ़ा देंगे यार, कल पढ़ा देंगे, है ना। अभी ठीक है आप पे इतना जुल्म, ठीक है। क्लास का टाइम हो चुका है वैसे भी, है ना। 6 मिनट बचे हुए हैं, 6 मिनट लग जाएंगे एक दो क्वेश्चंस में, प्लस कुछ डाउट्स भी लूंगा मैं आपके, संबोधन भी करना है एंड में, तो चलता है भाई इतना। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू परफॉर्म्स, आपका कनेक्टिव टिश्यू है ये, सारा का सारा कनेक्शन का काम है, तो कनेक्टिव टिश्यू करेगा। तो बहुत ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए सवाल में, एंड आई गेस 90% लोग सही कर देंगे, है ना। चलिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर टेस्ट में नहीं आएगा, जितना सिलेबस मैंने कराया है उतना ही आएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, है ना। चलिए, शो रिजल्ट्स 92% यार, कमाल ही कर दिया, कमाल कर दिया भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत प्यार से सवाल को सुनना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? मार्क कर दीजिए। स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लॉन्गिविटी। लॉन्गिविटी मतलब उम्र बढ़ना, है ना। तो हम लोगों ने अभी सेफ फॉर्मूला पढ़ा था, SEF। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ तो देते हैं कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिसिटी इलास्टिन प्रोटीन, फ्लेक्सिबिलिटी कोलेजन प्रोटीन, अल्टीमेटली लॉन्जिविटी ये नहीं दे पाते, तो उत्तर क्या हो जाएगा? लॉन्जिविटी हो जाएगा। भाई मसल तो आप सबके पास ही है, कनेक्टिव टिश्यू तो आप सबके पास ही है। क्या आप सभी लोग सेम उम्र तक जीते हो? नहीं ना भाई, इसका लॉन्जिविटी से कोई लेना देना है नहीं। चलिए, ये है आपका एक और अच्छा क्वेश्चन। भगवान की दया से सारे क्वेश्चंस हमारे पूरे हो गए, यही बहुत अच्छी बात है। 90% लोगों ने सही कर दिया है। ऋतुराज, साई, अबू रुमान, सयान अली, तमन्ना, आदित्य, श्याम, आर्यन, ऋषभ एंड डॉक्टर मृणाल आर ऑन टॉप रैंक्स। बाकी सभी बच्चों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चीजें समझ में आ जाती हैं तो इट्स वेरी वेरी गुड, उसके आगे कोई टेंशन वाली बात रहती नहीं है। ये है मेरे दो अनमोल रतन, एक है हमारी ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पंच और एक है हमारी मेड इजी बॉटनी। जूलॉजी की मेड इजी आपकी प्यारी प्यारी जक्सन यारी समाप्ति मैम ने लिखी है और बॉटनी की हमने लिखी है। तो आई होप आपने जूलॉजी की या बॉटनी की मेड इजी ले ली होगी या पंच ले ली होगी। माई स्मॉल रिक्वेस्ट इज टू गिव रिव्यूज, क्योंकि अगले एडिशन पे मैं काम स्टार्ट करने वाला हूं हमारी मेड इजी के। आपके रिव्यूज मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आपने बुक परचेज कर रखी है तो प्लीज मेक श्योर कि आप Amazon पे या PW स्टोर पे मुझे जरूर रिव्यू दें और अपने फीडबैक्स बताएं, स्टार्स दें, प्यार बरसाएं और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी दें। अगर कहीं आपको कमी लगती है तो प्लीज उसको सुधारने की मैं कोशिश करूंगा, मुझे बता दें। एंड मेरे हैंड रिटन नोट हैं बॉटनी के, 180 में से 180 नंबर का पेपर इस बार भी आया था। सिर्फ 234 पेज की किताब है और इतनी कंसेप्चुअल किताब है कि एनसीईआरटी देखने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अपने प्यारे प्यारे हाथों से मैंने ये किताब पूरी की पूरी लिखी है ऑन iPad। बहुत खतरनाक चीज है, अगर आप बॉटनी में अभी तक इस चीज को एक्सप्लोर नहीं किए हैं, यू आर मिसिंग समथिंग बिग। आप एक बहुत भयानक चीज मिस कर रहे हो भाई, इसको जाकर के एक बार जरूर चेकआउट करना। एंड ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पंच को भी, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव बुक नहीं है देन मैं आपको यहां पर क्वेश्चंस करा रहा हूं पंच के। नहीं लेनी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने ले ली है तो मुझे रिव्यू जरूर दे देना, है ना। मॉड्यूल्स है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, टोटली अप टू यू। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन रुक जाएगा, सारी चीजें क्लास में हम लोग करा रहे हैं। लेकिन रिवीजन जो मेड इजी से होता है, इससे बेटर रिवीजन नहीं होता, ये बात मैं एकदम डंके की चोट पे कह सकता हूं। क्योंकि एक चैप्टर आपको पढ़ने में 20 मिनट भी नहीं लगेंगे। मैं आपको सच्ची एक बात बता रहा हूं कि जब मैं अपनी मेड इजी को रिव्यू कर रहा था तो बाद में ऊपर ऊपर से हमको देखना होता है कि कोई गलती तो नहीं रह गई, तो एक आधी स्पेलिंग मिस्टेक छूट भी जाती है, बिकॉज आप कंसेप्चुअल पॉइंट्स को रिव्यू कर रहे होते हो। तो उस टाइम पर पूरी की पूरी मेड इजी मैंने 6 घंटे के अंदर रिव्यू कर दी थी, 234 पेज। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ के बैठे हैं, सारे लेक्चर्स देख के बैठे हैं, आपको 180 नंबर का काम डन करने में मात्र 5 से 6 घंटे लगेंगे एट द टाइम ऑफ योर नीट एग्जामिनेशन। वो बहुत भयानक चीज है। इसको जाकर के एक बार मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार चेक करो। मैं ये नहीं कह रहा लो, आपको फ्री सैंपल्स मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर, है ना। PW के स्टोर पे भी मिल जाएंगे, Amazon पे भी। इसको एक बार चेक करो, इस किताब को देखते ही प्यार हो जाएगा आपको इस किताब से। आई कैन बेट ऑन दिस,
है ना। चलो भाई, और बताइए क्या किया जाए, सवाल जवाब ले लें थोड़े। सर प्लीज टेल अबाउट योर रिसर्चेस बिकॉज इन योर बायोग्राफी इट वाज मेंशन्ड। दोस्त देखिए, अलग अलग लेवल पे आप अलग अलग टॉपिक्स पे रिसर्च करते हैं बिकॉज कॉलेजेस भी चेंज हो जाते हैं। तो मेरे मास्टर्स में मेरा जो काम था वो हीट शॉक प्रोटीन और यूनिवर्सल स्ट्रेस प्रोटीन के ऊपर था, एंड उसके बाद आई बिकेम अ कैंसर बायोलॉजी रिसर्चर, जहां पर कैंसर बायोलॉजी और नैनो बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग ब्लेंड करते हैं, है ना, और उसके ऊपर हम लोग रिसर्च करते हैं। सो वी मेक सम नैनो डॉट्स, और हम लोग ड्रग डिलीवरी को इफेक्टिव बनाते हैं एक तरीके से टू ट्रीट कैंसर। अलग अलग डिजीजेज में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम कैंसर पे स्पेसिफिकली रिसर्च कर रहे हैं, राइट। और रिसर्च पेपर जो है रिसर्च गेट के ऊपर अवेलेबल है, उनमें से ज्यादातर ओपन एक्सेस हैं, यानी कि आप फ्री में पढ़ सकते हैं। कुछ जो है उनके लिए आपको पे करना पड़ेगा, पर आप पे मत करिएगा बिकॉज आपकी वो पेइंग कैपेसिटी नहीं है। कई ऐसी किताब होती है जो $100 की होती है, यानी एक एक किताब 8-9 हज़ार रुपए की पड़ती है, और वो भी सॉफ्ट कॉपी। वो लेने का कोई फायदा नहीं है ना। और जाहिर सी बात है अभी आप उस चीज को उतना डिटेल में समझ भी नहीं पाओगे। तो रिसर्च गेट पे आप जाके मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको मेरी सारी की सारी रिसर्चेस के बारे में थोड़ा बहुत पता लग जाएगा। दोनों बुक्स लेना जरूरी है क्या, या एक से हो जाएगा? देखो भाई, ये जो है ये हैंड रिटन नोट्स हैं और ये क्वेश्चन है, तो जिससे आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है वो आप देखिए। थैंक यू सर इतना अच्छे से समझाने के लिए। थैंक यू तस्लीम मेरी दोस्त, थैंक यू सो मच। और आप लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग अप। क्योंकि जब भी हम किसी भी बैच में आते हैं ना, एक डर लगा रहता है भाई। मुझे तो लगता है अगर मैं इस बैच में स्टार्टिंग से होता तो आई मस्ट हैव डन वंडर्स, क्योंकि आप स्टार्टिंग से मेरे दोस्त होते डे 1 पे, तो अपनी जो एक्सेप्टेंस है ना वो डे 1 पे ही क्रैक हो जाती। कि आपको पता होता कि विपिन सर मेरे को जूलॉजी पढ़ा रहे हैं, मुझे पता होता मुझे आपको पढ़ाना है, दैट्स इट। वो जो म्यूचुअल कनेक्शन है वो बना हुआ होता फ्रॉम फर्स्ट मिनट। लेकिन जब किसी भी टीचर के बाद, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज है ना, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, किसी के बाद आप अगर रिप्लेस करने जाते हो ना किसी को, तो वो एक थोड़ा सा 1-2 हफ्ते हसल होती है। तो मुझे लग रहा था कि मुझे अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों से, कि आप लोगों को मैं शायद अच्छा लगूंगा जूलॉजी में, एंड ऐसा हुआ भी। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को पर्सनली डीएम किया, एंड यहां पर भी आपका जो रिस्पांस दिखता है दैट वाज वेरी फाइन। तो आई वांट टू थैंक यू ऑल, आप लोग जेन्युइनली बहुत अच्छे हो। सारे स्टूडेंट्स मेरे बहुत अच्छे रहते हैं, जिनके साथ बॉन्डिंग बन जाती है वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, है ना। ओके, स्लाइड में दे दिया कीजिए यार, मैं एंड में आपको दे दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी डीपीपीज भी आनी स्टार्ट होंगी, आज डीपीपी आएगी, नो डाउट सर, सारा दिमाग में छप गया है। थैंक यू एंड लव यू दोस्त वेदांत भाई, थैंक यू सो मच। सर ये लेना असेंशियल है? असेंशियल कुछ भी नहीं है, मेरे लेक्चर्स असेंशियल हैं, उनके अलावा कुछ लेना असेंशियल नहीं है। मैं डिस्क्लेमर के साथ ये बोल रहा हूं अच्छे तरीके से, है ना। कुछ लेना असेंशियल नहीं है। आप मेडिजी नहीं लोगे तो भी आप मेरे लेक्चर से और मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं जो डीपीपी दे रहा हूं उनसे सिलेक्ट होगे, पंच नहीं लोगे तो भी सिलेक्ट होगे। ये एडिशनल रिसोर्सेज हैं, अगर आपको अपना काम थोड़ा आसान करना है तो उसके लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि इनसे सिलेक्शन रुक जाएगा। प्राइस कितना है बुक्स का? यार ये थोड़ी हैवी बुक है और कलर्ड बुक है, तो इसका अराउंड 800 रुपए के आसपास चल रहा है, 750-800। ये जो है लगभग 400 रुपए के आसपास की चल रही है, बट ये बहुत अलग चीज है। तो आप देखना एक बार, मैं ये नहीं कह रहा लेना, आप देखना एक बार, आज जाके चेक करना एक बार, राइट। यू विल लव दिस वन। अगर इसको लेंगे तो नोट्स बनाने की जरूरत होगी। बॉटनी मेडिजी अगर आपने ले रखी है तो उसके बाद आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऊपर से सप्लीमेंट करने पड़ेंगे। दुनिया का कोई भी टीचर आपको बॉटनी पढ़ा रहा हो, आपके 90% पॉइंट्स इसमें होंगे। आपको ऊपर के 10-12 पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे पर चैप्टर। एक एक शीट आप लगा सकते हो हर चैप्टर में, एंड यू विल बी मोर देन डन, राइट। पुरानी एनसीईआरटी पंच चलेगी, दौड़ेगी भाई। सर बॉटनी का आप बनाया है क्वेश्चन बुक जो लेना है, यार ये जो है ना, ये बॉटनी जूलॉजी दोनों है, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पंच, ये पूरी अपनी ही बुक है, राइट। आई एम सोलो ऑथर ऑफ दिस बुक। लेना जरूरी है? नहीं दोस्त। सर वो कहां मिलेगा? सैंपल आपको पीडब्ल्यू स्टोर और अमेजॉन दोनों जगह मिल जाएगा। मस्ट सेल्स के बारे में कल पढ़ा देंगे, ये सारा जो आज बताया है सारा रिपीट होगा, डोंट वरी, है ना। हर चीज के बारे में बताएंगे, मस्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, एवरीथिंग, डोंट वरी। ये सिर्फ आज छुआ है टॉपिक, कल इसके अंदर घुस जाएंगे सर पे तेल लगा के। इज इट नेसेसरी? विच एनसीईआरटी इज प्रेफर्ड, ओल्ड और न्यू? न्यू एनसीईआरटी इज प्रेफर्ड। ओल्ड एनसीईआरटी का जितना भी कंटेंट आपको चाहिए वो मैं दे दूंगा। जैसे ही हमारे टॉपिक खत्म होगा टिश्यूज की पूरी एनोटेटेड एनसीईआरटी आपके पास आ जाएगी। उस पीडीएफ को प्रिंट करा लीजिएगा। और आपका कॉकरोच एनसीईआरटी में नहीं है, कॉकरोच जैसे मैं खत्म कराऊंगा उसकी एनोटेटेड पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। क्लास नोट्स तो आपके पास है ही, एनसीईआरटी भी मैं दे दूंगा दोनों चैप्टर की, एज इट इज डाउनलोड कर लीजिएगा, बात खत्म। उसके अलावा सिर्फ नई एनसीईआरटी पढ़नी है। ओके,
सर बॉटनी रुपेश सर पढ़ा रहे हैं, बॉटनी में एडीजी ले सकते हैं क्या? भाई कॉन्सेप्ट आर सेम है ना, रुपेश सर पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, कोई और टीचर पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा ना, तो आप ले सकते हो, है ना। कॉस्ट, भाई तुमने तो बुक के ही सारे डाउट लिख दिए हैं भाई। सर व्हाट टू डू बाय बैकलॉग इट हैपन। देखिए बैकलॉग की एक सिंपल स्ट्रेटजी है, लेट मी टेल यू दिस इन डिटेल, है ना। बहुत प्यारा सवाल पूछा है आपने, थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए इस चीज के ऊपर। अच्छा इज्जत से जवाब देना भाई, है ना। आई वॉन्ट यू टू गिव योर आंसर वेरी ऑनेस्टली, गिव मी एन ऑनेस्ट आंसर। लेट से आपका 2 घंटे का एक लेक्चर है, आप उसको 2x पे देख रहे हो, तो आपका लेक्चर कितनी देर में कंप्लीट होना चाहिए? लेट से आप नोट्स वोट्स कुछ नहीं बना रहे हो, आपने 2 घंटे का एक लेक्चर लिया और उसको आप 2x पे देख रहे हो, कहीं आपको ज्यादा फोकस लगाने की जरूरत पड़ी है तो आप 1.5x पे देख रहे हो, आपका ये लेक्चर कितनी देर में खत्म हो जाना चाहिए टेक्निकली? क्योंकि 1 घंटा 45 मिनट की क्लास होती है हमारी, 2 घंटे का मान लो आप, तो मैं ये मान सकता हूं कि आप 1 घंटे में खत्म कर लोगे अगर 2x पे देख रहे हो तो। 1.5x पे आपने देखा है तो भाई 1.25 आवर में आपने कंप्लीट कर लिया, 1.5 घंटे में आपने कंप्लीट कर लिया मैक्स टू मैक्स, करेक्ट। 1 आवर लिख रहे हैं सभी बच्चे, एकदम सही बात है। अब मेरे भाई मुझे ये बताइए कि यही 2 घंटे का लेक्चर है, यही 2x की स्पीड है, लेकिन अब आप साथ में नोट्स बना रहे हो, आप बताइए लेक्चर कितनी देर में कंप्लीट होगा? ऑनेस्टली बताना, देखो झूठ बोलोगे तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं आपकी हेल्प सिर्फ तभी कर सकता हूं जब आप मुझसे सच कहें। अगर 2 घंटे का लेक्चर है, 2x की स्पीड पे देखा तो 1 घंटे में खत्म हुआ, 2 घंटे का लेक्चर है, 2x की स्पीड पे देखा, नोट्स बनाते बनाते तो कितनी देर में कंप्लीट हुआ? कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे में खत्म होगा। 3 साढ़े 3 घंटा लेगा? एकदम लेगा सर, सभी लिख रहे हैं 3.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अलग अलग लेवल आ रहे हैं, हम लोग 3 घंटा मान के चलते हैं एवरेज। 1 घंटे में होने वाला काम 3 घंटे में आपने किया, इसका मतलब यू क्रिएटेड मोर बैकलॉग। 2 घंटा आप पर लेक्चर लूज कर रहे हैं, 2 घंटे के लेक्चर में 2 घंटा लूज कर रहे हैं। ओमनिस बैकलॉगा ई बैकलॉगा, प्रीवियस बैकलॉग क्रिएट्स मोर न्यू बैकलॉग, राइट। इससे कैसे बचे सर? ये जो 2 घंटे का टाइम है ये किस चीज में लगा? नोट्स बनाने में लगा सर, क्योंकि अगर मैं नोट्स नहीं बना रहा था तो यही काम मेरा 1 घंटे में हो रहा था, और नोट्स बनाते टाइम यही काम 3 घंटे में निकल गया, यानी 2 घंटे का टाइम मुझे नोट्स बनाने में लगा है। अगर मैं नॉर्मली एनसीईआरटी में सारे के सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करता हुआ चलूं, क्योंकि सारे टीचर्स एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, और एडिशनल पॉइंट्स को मैं जल्दी जल्दी लिख लूं, या कोई दोस्त जो है उसकी नोटबुक उधार ले लूं, या टीचर के जो नोट्स हैं उनसे आराम से, जब मेरे पास बफर टाइम होगा संडे मंडे, उस दिन मैं आराम से बैठ करके नोट्स बना लूं टीचर की पीपीटी से, मुझे कुछ और नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी लेक्चर देखना पड़ेगा टू कंप्लीट माई बैकलॉग। परफेक्शन के चक्कर में, हर चीज 100% डन करने के चक्कर में वहीं अटके रह जाते हैं जहां से शुरू किया था। स्कूल में कभी बैकलॉग होता है तो क्या करते हैं? दोस्त की कॉपी उधार मांगते हैं और उससे नोट्स जल्दी जल्दी टीप लेते हैं, उसने जो काम एक्चुअल में 6 घंटे बैठ करके स्कूल में किया है वो आप आधे घंटे में करके फ्री हो जाते हैं। एंड दैट्स हाउ यू नीड टू टैकल द बैकलॉग्स, दैट्स हाउ इट्स डन। हम लोग क्या करते हैं? उस 6 घंटे के काम को 18 घंटे देने की कोशिश करते हैं, जरूरत ही नहीं है। उस 6 घंटे की वीडियोस को 3 घंटे में 2x पे देख के खत्म करो, और फिर आराम से जल्दी जल्दी बैठ के नोट्स बना लो 1 घंटे में, सारा का सारा फ्रॉम योर लेक्चर स्लाइड्स, दैट्स इट, दैट्स हाउ बैकलॉग इज कंप्लीटेड, है ना। उसके ऊपर अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो कि मैं तो भैया सारा नोट्स बनाऊंगा प्यारी प्यारी हैंडराइटिंग में, वो तब जब आपके पास टाइम हो। अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है? कि मैं टीचर के साथ सेम पेस पे काम करूं, टीचर ने जहां तक मुझे समझा दिया है वो मुझे समझ में आना चाहिए, मैं अगले लेक्चर में बैठ पाऊं, मैं इस लायक बन जाऊं, एलिजिबल हो जाऊं कि मुझे टीचर का अगला लेक्चर समझ में आए। मेरी प्रायोरिटी वो है, मेरी प्रायोरिटी अभी सुंदर सुंदर नोट्स बनाना नहीं है। एंड दैट्स वेयर मैट इजी हेल्प्स यू आउट। तो थोड़ा प्रमोशन भी कर देते हैं बीच में, है ना। दैट्स वेयर मैट इजी हेल्प्स यू आउट। तो बॉटनी में तो आपका काम हो जाएगा। जूलॉजी के नोट्स में बना रहा हूं धीरे धीरे आप लोगों के लिए, मतलब मेरे को पर्सनली नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती, आपको एंड में हम नोट्स देंगे, है ना। चले भैया जी, बात सही है, सही है सर। चलिए, काफी बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया है। एंड क्लास एंड करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया मुझे क्लास लेकर के। कनेक्टिव टिश्यू जितना पढ़ा है उसको कल दोबारा से रिवाइज करेंगे और बहुत डिटेल में चलेंगे। मस्ट सेल, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, एडिपोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट,
एवरीथिंग वुड बी डन, मैट्रिक्स, फाइबर्स, हर चीज के बारे में बहुत प्यार से चर्चा करेंगे और आपके इस टॉपिक को तोड़ फोड़ के रख देंगे। अगले 3 लेक्चर या 4 लेक्चर में कनेक्टिव टिश्यू खत्म, फिर 1 लेक्चर मस्कुलर का, 1 लेक्चर नर्वस का, एंड देन हम लोग पेस पकड़ चुके होंगे, फिजियोलॉजी में घुसने के लिए तत्पर तैयार होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, शुक्रिया, बाय।